नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार सक्सेना। आज मैं अपने जीवन की सच्ची घटनाओं को जो दिलचस्प और ख़ास हैं, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसको मैंने कहानी के रूप में गोलू का सफ़रनामा गांव से शहर की ओर एक पुस्तक के रूप में लिखा। गोलू का सफ़रनामा गांव से शहर की ओर सच्ची जीवन घटनाओं पर आधारित। इसका मुख्य पात्र काल्पनिक गोलू के इर्द गिर्द जीवन शैली को विस्तार दिया है। गोलू का जीवन समय के साथ परिवर्तनशील, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, सच्चाई को धरातल पर उतारा है। लेखन का आशय अतीत में माँ के निस्वार्थ प्रेम की परिकल्पना है, से ओतप्रोत ऐतिहासिक जीवन को लेखन के माध्यम से चरितार्थ करना है। स्वर्गीय माँ सुशीला देवी, पिता रामेश्वर दयाल का जन्म 1913 ईस्वी उत्तर प्रदेश जिला शाहजहाँपुर के गांव एतमादपुर में हुआ। 20 वर्ष की आयु में मां का जिला बदायूं तहसील दातागंज ग्राम आजमपुर बिसौरिया जिमीदार स्वर्गीय श्री बांकेलाल के इकलौते पुत्र स्वर्गीय श्री राधे कृष्ण सक्सेना के परिवार में संपन्न हुआ। घटनाओं का पारिवारिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत द्वंद से कोई लेना देना नहीं है। मानस पटल पर धुंधले परिदृश्यों को उजागर करके पूर्वजों के इतिहास से बच्चों को अतीत की गाथाओं को कहानी का रूप देकर मनोरंजन का लेखन प्रयास है। अंत में स्वर्गीय पत्नी श्री सुमंगला सक्सेना, जिनको मां के सानिध्य में सुखमय जीवन यापन का आशीष वचन के साथ शरण मिली, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लेखनी के 2 शब्द से ऊर्जावान होकर आशीर्वाद चाहता हूँ। कथानक को काल्पनिक नामों से मनोरंजक कहानियों के प्रारूप में सजाने का प्रयास किया है। भूली बिसरी यादें। कई दशक पहले बात 1957 की है। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं तहसील दातागंज 8 किलोमीटर पगडंडी से लगभग गांव आजमपुर बिसौरिया, जिसका विकास 70 वर्ष बाद आज भी नाम मात्र का है, में जन्म हुआ गोलू का। बचपन की यादें जवानी में खो जाती हैं, बुढ़ापे में जवानी भी, कोई सपना, सब कुछ पीछे जमाने में खो जाता है। यही कहानी इतिहास बन जाती है और अनकही अनचाही बच्चों को नानी दादा की कहानी कहकर सुनाई जाती रही हैं। 100 दशक पहले की घटनाएं आज के परिवेश से कितनी अलग अनोखी हैं, जानने की उत्सुकता होती है। अंग्रेजों का शासन, जिम्मेदारी प्रथा, कुप्रथाओं में झगड़ा, अविकसित गांव की बस्ती का जीवन यापन कैसा था, कल्पना मात्र है। अनपढ़ बस्ती, पढ़ने का कोई साधन नहीं, शहर से दूर बड़े बड़े परिवार, सभी लोग खेती पर निर्भर, नौकरी, ग्रेजुएशन का नामो निशान नहीं। नौकरी के लिए शहर जाना मानो परम वीर चक्र हासिल करना था। शहर को जोड़ने वाली पगडंडी पर पैदल, बैलगाड़ी, घोड़ा, खच्चर, हाथी के अलावा आने जाने के कोई साधन नहीं थे। गोलू के लिए पैदल या साइकिल ही सबसे बेहतरीन साधन था। शहर से शहर को बस, जिसे मोटर गाड़ी कहते थे, दिन भर में 2 या 1 ही चक्कर के लिए उपलब्ध थी। रेलगाड़ी जो कोयले से चलती थी। गाँव बस्ती के लोग अनभिज्ञ थे। गोलू के पिता गाँव के होनहार बच्चों में गिने जाते थे। फौजी या नौकरी पेशा होना गांव के मुखिया की नज़र में शान की बात थी। गोलू के पिताजी को रेलवे में फिर एक सरकारी नौकरी मिल गई। देश आज़ादी के बाद जिम्मेदारी, पटवारी जैसे पद समाप्त कर दिए गए थे। गोलू के पिताजी को शहर में नौकरी का अवसर बहुत बड़ी बात थी। हर 3 वर्ष बाद में ट्रांसफ़र का एक नियम था। ट्रांसफ़र से बच्चों की पढ़ाई का सबसे बड़ा योगदान था। पढ़ाई के लिए पैदल ही या साइकिल से दूर दराज इलाकों में जाना होता था। पढ़ाई के लिए सीमित साधन, लाइट, कभी कभी लालटेन, मोमबत्ती से ही पढ़ना पड़ता था। अनपढ़ समाज में कुप्रथाओं का भी बोलबाला था। ऐसे में गोलू का पढ़ लेना सोने में सुहागा था। पुरातन कुप्रथा, कह सकते हैं वर्तमान का युग अब तो लगभग कुप्रथाओं के अंत का युग है, जिसे समाज ने अभिशाप की तरह झेला है। घूंघट में माँ के दर्द को गोलू ने बचपन में देखा और महसूस किया। दुल्हन का पहला काम अंधेरी सुबह किसी के उठने से पहले ही आंगन में झाड़ू लगाना, वह भी घूंघट में बैठकर चलकर घुटनों के बल धीरे धीरे। ये कोई आसान कार्य नहीं था। घूंघट खोलना सभ्यता के खिलाफ था। गोलू असहज था इन सबको देखकर, अब समझदार हो चुका था। गोलू घूंघट के प्रतिबंधों को नकारते हुए एक तरफ से उसने इन कुप्रथाओं को खारिज कर दिया। बोला, माँ बहुत दिन हो गए, आपको किसी ताऊ बाबा के आने पर घूंघट नहीं करना है। गोलू की माँ, पिता ने गोलू का साथ दिया। गोलू के प्रतिकार को कुछ लोगों ने बड़बोला घोषित कर दिया।
लेकिन काम बन गया। माँ को गांव बस्ती में घुसते ही साड़ी का घूंघट, ऊपर से भरी गर्मी में शाल ओढ़ना मात्र औपचारिकता नहीं थी, दम घुटने का साधन था। गोलू ने माँ की सभी औपचारिकताओं को नकारते हुए संतोष की सांस ली। उस समय बड़े भाई साहब और गोलू का विवाह तो बिना देखे ही माता पिता के अनुरूप हुआ, लेकिन बाद में अन्य भाइयों का विवाह स्वयं देखने के बाद उस समय किसी के आने पर दुल्हन जमीन पर बिछाकर ही बैठ सकती थी, उसी चारपाई पर तो बिल्कुल नहीं। आज परिवार की सभी कुप्रथाओं से बाहर है। 70 वर्ष बाद हम कह सकते हैं समाज अपने प्रयास से इस कुचक्र से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। भविष्य में आगे भी ऐसे प्रयासों की सराहना करना चाहिए। महिलाओं को जन भागीदारी विकसित समाज की आवश्यकता है। सभी को समाज में समान अधिकार देना लेख के प्रयास का आशय है। मैं अब उस पारिवारिक उलझनों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। पर्दा प्रथा का चलन तो अनेक उदाहरण है। पत्नी को अपने पति से ही घर पर बुजुर्गों की उपस्थिति में बातचीत की पाबंदी, बात करने पर ही असभ्य कुलवधू के जाते। परिवार में 5 से 8 बच्चे होना सामान्य था। परिवार का अनूठा समागम था। इसे समझने बूझने की आवश्यकता है। अति किसी प्रकार की भी अच्छी नहीं होती। एक समस्या है, समाज को अब आने वाले वर्षों में भी समाधान मिल पाएगा या नहीं। इस लेख का आशय है, पहले जनसंख्या विस्फोटक स्थिति आगे की ओर अग्रसर थी और वर्तमान में अमूल्य रिश्ते, चाचा ताऊ, मौसा मौसी, मामा फूफा जैसे संबंध समाप्त होने की कगार पर हैं। पारिवारिक प्रेम को भूलकर युगल प्रेम की ओर महत्वाकांक्षी समाज अग्रसर है। प्यार प्रदर्शन समाज की नई पीढ़ी की समस्या के रूप में उभर रहा है। समझना चाहिए, प्यार प्रदर्शन करना भावनाओं के दर्शन पर ही ऊंचाइयां हासिल कर खुशहाल आनंददायक रह सकता है। परिवर्तन ब्रह्मांड का सच है। शिक्षित सब समाज की अनसुलझी पहली भी कभी सुलझ सकती है। लेख का आशय है, बैलेंस परिवार वर्तमान की जरूरत है। मैं जीवन की सत्यता के बारे में कुछ जिक्र करूँगा। समय परिस्थितियाँ किसी की मोहताज नहीं होती। जुलाई माह 1957 गोलू का परिवार उत्तर प्रदेश से तहसील दातागंज से महज 8 किलोमीटर आजमपुर किशोरिया नामक गाँव में रहता था। एक समय की बात है कि अचानक काली घटाएं, घनघोर वर्षा, बिजली की गड़गड़ाहट, तेज हवाएं, मानो कोई तूफान आ गया है। संसाधनों का न होते हुए यदि ऐसा होता है तो गांव बस्ती की क्या दशा होगी। रास्ते कच्चे, घर में गंगा के पानी का बाढ़ जैसा प्रकोप, सब कुछ जैसे जीवन ठहर गया। अचानक भूकंप का आ जाना, ऐसी आपदा समझ सकते हैं। उसी समय गोलू की बूढ़ी दादी का देहांत हो जाता है। रास्ते में पानी से लबालब भरे हुए हैं। 2 अन्य मौतम का भी मातम गांव में है। घर में भी दादी माँ का शव है। उन्हें भी शमशान ले जाने की चिंता सता रही है। क्या करें, होनी को कोई टाल नहीं सकता। माँ के लिए कभी न भूलने वाले यादगार के पल बन गए जब उन्हें लगा कि मैं नौनिहाल बच्चे गोलू को जन्म देने वाली हूँ। उस समय बस्ती गांव की अनुभवी आया जो बच्चे को जन्म देने में सहयोग करती थी। आई, बच्चे का जन्म घर पर ही हो जाता था। डॉक्टर, नर्स अथवा हॉस्पिटल ले जाने का ना तो प्रचलन ही था, ना साधन थे। एक कमरे में गोलू की माँ के बिस्तर की व्यवस्था थी। सरसों के तेल का दीपक और घर के लिए रोशनी के नाम पर लैंटर्न जल रही थी। गोलू की माँ ने गोलू से अनुभव साझा करते हुए कहा, बताया, तभी तुम्हारा जन्म हुआ। मौसम इतना गमगीन, सभी व्यस्त। भूकंप आने के समय मेरे पास कोई नहीं था। मैं नहीं समझ पा रही थी क्या हो रहा है। भूकंप से बिस्तर चारपाई हिलने लगी। गोलू की माँ सुशीला हिम्मत जुटाकर चारपाई पकड़ नीचे उतरकर जमीन पर बैठ गई। गोलू की आप बीती व्यथा सुनकर गोलू की आंखों में आंसू छलक आना स्वाभाविक था। जन्म, मृत्यु जीवन के ऐसे समय हैं जिन पर किसी का बस नहीं चलता। काल और परिस्थितियां ही तय करती हैं। गोलू की माँ के जीवन का ये कालखंड अविस्मरणीय है। गोलू को नहीं याद दशकों में कभी किसी को ऐसी विषम परिस्थितियों का अनुभव हुआ हो। समय, परिस्थितियां किसी बात की मोहताज नहीं होती हैं। लेख का आशय, अतीत में वर्तमान का सफ़र हमेशा परिवर्तनशील रहेगा। जीवन की सत्यता है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वो भविष्य में नहीं होगा। अब मैं कुछ सच्ची घटना ऐसा भी होता है का जिक्र करना चाहूँगा। गोलू की हमेशा उत्सुकता रहती माँ के बारे में जानूं।
एक बार गोलू की माँ कमरे में सो रही थी। अनजाने बाहर से दरवाजे का कुंडा लगा दिया। गोलू की माँ को जैसे आभास हुआ कुंडा से कमरा बाहर बंद है। वह घबरा कर पसीने से लथपथ जोर जोर से चीखने लगी। पहली बार गोलू ने माँ को इतना घबराया हुआ पाया। कुंडा नहीं खोला जाता। घबराहट से माँ शायद बेहोश हो जाती। शांत होने पर गोलू ने जानना चाहा। घटना जो सामने आई गोलू के पैरों के नीचे की मानो जमीन ही खिसक गई। गोलू की माँ के बचपन की घटना 10 दशक पुरानी है। माँ की उम्र मात्र 6 या 7 वर्ष की रही होगी। उत्तर प्रदेश जिला शाहजहाँपुर गांव एतमादपुर नदी के उस पार विकास के नाम पर जंगल और बागों के बीच में बसी छोटी सी बस्ती थी। सड़क, सुरक्षा, पढ़ाई साधन नहीं थे। क्षेत्र में चोरी डकैती का साम्राज्य था। लोग एकजुट होकर लाठी, देसी बंदूक, हथियारों से सहारे सुरक्षा करते थे। माँ के पिताजी उर्फ लाला मतलब गोलू के नाना जी को दबंग लोगों में गिना जाता था। डकैतों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन रात को क्षेत्र के मुखबर से घर पर डकैती होगी नीचा दिखाने के लिए कहलवा भेजा। पुलिस की छोटी चौकियां जिन्हें उनसे टकराने की हिम्मत ही न थी, बेखौफ शाम होते ही डकैतों का दल बाग में ठहर कर रात्रि होने का इंतजार करने लगा। गांव के लोग भी डकैतों का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। डकैतों का विचार गोलू के नाना जी को घर से उठाकर ले जाना था। योजना अनुसार घर का दरवाजा बंद करके 5 से 6 डकैत घर में घुसे। लूटना, मार पीट शुरू कर दिया। मुखिया डकैत ने महिलाओं को छोड़कर सभी को मारा। नाना जी को जान से मारना चाहते थे। जाड़ों का समय था। बचाव में ओढ़ने वाला लिहाफ चारों ओर लपेटकर हाथों से जकड़ लिया। डकैतों ने लिहाफ से निकालने का भरसक कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। गोलू की माँ को रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। गोलियों की आवाज़ के आगे घर के अंदर आकर बचाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। काफ़ी कोशिश के बाद सफल न होने पर लिहाफ सहित रस्सी से बांधकर ले जाने लगे। गांव के कुछ लोग भागने वाले रास्ते पर छिपकर देसी तमंचे लेकर बैठ गए। जैसे ही डकैत भागते हुए रास्ते से गुजरे, फायरिंग शुरू कर दी। 2 डकैत मौके पर ही मारे गए। बाकी नाना जी को छोड़कर भागने में सफल रहे। डकैतों ने देखा नाना जी के दाहिने हाथ की हथेली बाहर दिख रही है। मौका पाकर हथेली तेज हथियार से काट दी। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए। उन्हें इलाज की व्यवस्था दी। बच्चे, महिलाओं में खौफ था। माँ के जहन में शादी के 20 वर्षों बाद भी खौफ नहीं निकल सका। बाहर से कमरा बंद होते ही खौफनाक स्वप्न के रूप में साकार हो जाता है। ऐसा भी होता है जैसा गोलू की माँ के बचपन में घटित हुआ। गुजरा हुआ समय आता नहीं दोबारा। हाफिज खुद व तुम्हारा। गोलू को 2 पंक्तियाँ आज भी माँ को याद कर लेती हैं। श्रद्धांजलि देता हुआ उनको नमन करता है। गोलू का बचपन। मध्यम परिवार से रामपुर शहर के पास रहने वाला गोलू अब 3 वर्ष का हो चुका था। माँ की डांट फटकार का अभी कोई असर न था। उनके हिदायत के बाद भी गोलू का बाथरूम पर कोई कंट्रोल न था। जाने अनजाने गलती हो ही जाती थी। इतना ही नहीं, रात्रि को बिस्तर पर ही पॉटी कर देना, बिस्तर गीला होने पर उल्टे होकर चुपचाप सोने का नाटक करके पड़े रहने का अभ्यस्त हो चुका था। माँ ने परेशान होकर गोलू के लिए अलग छोटे खटोले बिस्तर का इंतजाम कर दिया कि शायद कोई सुधार आए। लेकिन दिन बीतते गए, गोलू में कोई सुधार नहीं। बात आस पड़ोस तक फैल गई। एक दिन पड़ोसी ने हद ही कर दी। गोलू को बिस्तर पर गीला सोते देखकर गोद में उठाकर ले गए और सभी पड़ोसियों को गीले कपड़ों में घुमाकर हंसी उड़ाने लगे। गोलू शर्म से दुखी हुआ। गलती सुधार की कोशिश की परंतु नाकामयाब रहा। बरसों का अभ्यास कैसे छोड़े। बड़ा भाई, मम्मी पापा चिढ़ाते डांटते, न जाने क्या क्या करते, सब कुछ बेअसर साबित हो रहा था। एक दिन माँ की राय लेकर पिताजी ने ऐसा कदम उठाया जिसे गोलू का उम्र भुला ना सका। उसके बाद बिस्तर पर पार्टी दूर की बात, बाथरूम, सूसू भी कुछ सपने में सोचना नामुमकिन था। कुछ करने से पहले माँ को जगाता, बाथरूम जाता और चैन की नींद सोने लगा। अब उसे सोने में आराम के साथ साथ आनंद आने लगा। गोलू सोचने पर मजबूर था, काश मैं पहले ही सचेत होकर ध्यान देता तो आज की तरह मेरे दोस्त मेरे ऊपर क्यों हंसते। सोने के बाद तरोताज़ा मन से दिन भर खेलता, दिन भर खुश रहता। सभी दोस्तों ने हंसता खेलता देख सुधार कैसे हुआ जानना चाहा। पहले तो उसे शर्मिंदगी हुई। गोलू, तुम्हें बताना पड़ेगा। उसने बताया, इतवार का दिन था, स्कूल और पापा का ऑफिस अवकाश था। मैं अपने खटोले पर नाटक में आंखें बंद करे उल्टा उचक कर गीले बिस्तर से बचाव करके सोने की मुद्रा में पड़ा था। गलती हो चुकी है मालूम था। तभी माँ की तेज आवाज़ कान में पड़ी, गोलू दिन निकल आया, उठना नहीं। इतने में पापा ने कड़क आवाज़ के साथ
मैं उठाता हूँ कहकर गोद में उठा लिया। बोले, अच्छा तुमने अपना काम कर लिया है, मैं इलाज करता हूँ। माँ कुछ कहती इससे पहले ही रात्रि की भरी ठंडे पानी की बाल्टी मेरे ऊपर कपड़ों सहित उड़ेल दी। कुछ क्षण के लिए गोलू के होश उड़ गए। गोलू पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन पकड़ इतनी कसकर थी, पूरा जोर लगाने पर भी गोलू हिल न सका। माँ ने दौड़कर गोलू को अपनी गोद में भींच लिया। पुचकारते हुए कहा, बेटा गोलू, यदि गलती नहीं करते तो आज ऐसा क्यों होता? पापा ने जोर देते हुए आगे कहा, गोलू बेटा, कल गलती करोगे तो फिर यही होगा, ऐसा ही होगा। सभी दोस्त हंसने लगे। वह दिन गोलू को यादगार बन गया। अब मैं कुछ बेहतर सोच के बारे में जिक्र करूँगा। गोलू अब सुधर चुका था, माँ को लाडला बन गया था। गोलू का बड़ा भाई लगभग 3 वर्ष बड़ा था, गोलू भी 4 वर्ष का हो चुका था। एक दिन पिताजी के ऑफिस से किसी का रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट होने पर शाम 4 बजे पार्टी, उसके बाद स्टाफ और बच्चों का ग्रुप फोटो होना था। पहले फोटोग्राफर को समय देकर खर्चे पर बुलाया जाता था। आजकल की तरह मोबाइल की सुविधा नहीं थी। सभी को 4 बजे ठीक समय से बच्चों को भी तैयार करके कैंपस के पास ही भेजने की सूचना भेजी गई। गोलू और उसके बड़े भाई साबू को फोटो ग्रुप में फ़ोटो खिंचवाना बहुत ही रोचक था। दोनों पहले इस अनोखे अनुभव के मौके को किसी हाल से छोड़ना नहीं चाहते थे। शाम 4 बजे का इंतजार करते करते संयोग से गोलू को नींद आ गई। माँ साबू को तैयार करने में व्यस्त हो गई। घर पर माँ के अलावा और कोई नहीं था। 4 बजे अचानक माँ की आवाज़ कानों से जोर से टकराई, गोलू उठो, 4 बजकर तैयार 4 बजे तैयार होकर ग्रुप फोटो खिंचवाने जाना है। गोलू भाई साबू को तैयार देखकर जोर जोर से रोने लगा। माँ, मुझे भी जाना है। माँ ने गोलू को जल्दी जल्दी तैयार करना चाहा, लेकिन गोलू को चुप कराने बहलाने में ही 15 मिनट का समय निकल गया। ऑफिस का सारा स्टाफ बच्चे समय से तैयार होकर अपनी जगह पहुंच चुके थे। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। बड़ा भाई साबू को ऑफिस का पता था। वह खुशी खुशी पूरी उत्सुकता से दौड़ता हुआ पहुंच गया। सभी तैयारियां थीं। अगली पंक्ति में साबू को बैठने की जगह मिल गई। गोलू रो ही रहे थे। साथ साथ माँ गोलू को जल्दी जल्दी तैयार करने की कोशिश कर रही थी। गोलू रोते हुए धीरे धीरे पास ही ऑफिस की ओर जा रहा था, लेकिन वहाँ ग्रुप फोटो रेडी 1 2 3 के साथ क्लिक करके फ़ोटो खींची ही थी कि रोते हुए गोलू दूर से देखकर और ज़ोर से रोने लगा। रोने की वजह से आने में बहुत देर हो चुकी थी। गोलू फ़ोटो खिंचवाने से वंचित रह गए। गोलू को अपने रोने की भूल हमेशा याद रहेगी। यदि रोने में समय बर्बाद ना करता तो शायद समय पर पहुंच जाता। गोलू को अपनी भूल याद रहती है, अपने कार्य पर ध्यान देता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है, रोने से अच्छा कोशिश करना बेहतर होता है। घटना छोटी हो या, लेकिन यादें जहन को आज भी सचेत करती हैं। अब मैं पहली बार शेर के दर्शन की घटना के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। गोलू अब कक्षा 3 का विद्यार्थी था। गोलू का भाई साबू कक्षा 5 में रामपुर जिले के कस्बा कैमरी में प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे। स्कूल की बाउंड्री से लगा पुलिस थाना था। रोज़ थाने में किसी न किसी प्रकार की हलचल बनी रहती थी। चोरों को हथकड़ी लगे थाना लाना, उनको काला मुंह करके शहर में घुमाना, सिपाही दरोगा की परेड, चोरों को सलाखों के अंदर ताले में बंद करना, कभी कभी चोरों को मार खाते चिल्लाना। गोलू, साबू और बड़े भाई साबू सभी बच्चों को अक्सर तमाशा देखने का आनंद मिलता था। स्कूल से छुट्टी पाते ही गेट पर देखने का प्रयास करते। एक दिन तो खबर फैली थाने में चोरों की खाली बैरक में कहीं से शेर घुस गया है। सभी लोग डर कर भागने लगे। तभी बहादुर सिपाही ने हिम्मत का परिचय दिया। मौका देखकर बैरक का गेट बाहर से बंद कर दिया। अब सभी हैरान थे, शेर को कैसे पकड़ा जाए। बैरक की छत कपरैल की थी। गोलू और उनके बड़े भाई साबू भी ये तमाशा देखना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों की स्कूल से छुट्टी दे दी गई और शेर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। योजना अनुसार छत पर कुछ सिपाही बंदूक लेकर चढ़ गए। कुछ कपरैल की टाइल हटाकर पहले रस्सी का फंदा डोलाकर अंदर शेर की गर्दन पर फेंका। शेर बौखलाकर छत की ओर ऊंची ऊंची कुलाचे मारकर कोद से हमला बर हो गया। नाजुक कपरैल की छत टूट सकती थी, खतरा ने 2 सिपाहियों ने छत से कपरैल की 2 टाइल हटा दी और बंदूक से निशाना बनाकर बैरक अंदर से शेर पर कई गोलियां दाग दी। शेर घायल होकर बेहोश हो चुका था। किसी तरह रस्सी से सिपाहियों ने उसे बांध दिया। रात्रि भर उसे निगरानी में रखा गया। सुबह पता चला शेर अधिक खून बहने के कारण मर चुका है। पहले मेडिकल या वन विभाग की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी। अगले दिन एक ट्रक पर रखकर शहर में घुमाया गया। गोलू, साबू सभी ने छतों से शेर को देखा कि कितना भयानक और कितना लंबा चौड़ा। पूरे ट्रक पर अकेला नज़ारा दिल दिमाग में आज तक बसा है। गोलू को वे पल कभी न भूलने वाले पल थे। गोलू को अच्छा नहीं लगा। हमें उस पर दया करना चाहिए। वह आज भी उस घटना से दुखी है। सही कहा, हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। गोलू के गांव में का जिक्र करता हूँ। अब गोलू
अपने पिता रद्दू के साथ शहर में रहने लगा। बड़ा भाई साबू गांव में दादा के पास रहकर पढ़ रहा था। वर्ष में एक बार गर्मियों की छुट्टी बिताने गोलू शहर से गांव भाई के पास आया करता था। स्कूल की परीक्षाएं समाप्त होने से पहले ही दादा का निमंत्रण चिट्ठी गोलू की माँ को सुना दिया जाता था। गोलू माँ के साथ गांव जाकर भाई साबू से मिलने के लिए बहुत उत्सुक रहता। निश्चित दिन तारीख पर दिन भर का बस सफ़र करके गोलू माँ के साथ जैसे ही गांव आजमपुर की तहसील दातागंज के बस स्टैंड पर उतरता, दो नौकर बैलगाड़ी के पास से बस की ओर तेजी से दौड़ते हुए आते और लपक कर गोलू को गोद में उठा लेते और खुशी खुशी आलिंगन करते हुए बैलगाड़ी की तरफ ले जाते और बताते, ये बैलगाड़ी आपकी है, आपके दादा ने हमें आपके आराम से घर ले आने के लिए भेजा है। सुनकर गोलू खुशी से उछलने लगता। बैलगाड़ी से गांव के लिए कच्चा धूल भरा रास्ता 1.5 घंटे से 2 घंटे का था। हरे भरे खेत खलियान, दूर से देखते कोई कुआं या पानी से खेत सिंचाई के लिए रहट चल रहा हो। रुक कर ठंडा पानी, हवा का आनंद गोलू के मन को मोह रहा था। गांव के पास पहुंचते ही बच्चे खेलते हुए बैलगाड़ी के पीछे खुशी से ऐसे दौड़ते जैसे उन्हें खुशी का खजाना मिल गया हो। गोलू तभी अपने जैसे बच्चों को निश्चल प्रेम से बहुत खुश होता। बड़े बुजुर्ग काम पर आते जाते जैसे ही बैलगाड़ी गोलू को देखते नौकरों से राम राम भैया कहकर पूछते, अच्छा वहाँ के दादा का नाती आया है? बाकेलाल गोलू के दादा का नाम था। गांव भर में सबको खबर फैल जाती, रद्दू का बेटा बहू शहर से आए हैं। बहुत खुशी की बात है, मानो सारा गांव एक ही परिवार है और गोलू सभी बुजुर्गों का दुलारा नाती है। बहुत अच्छा लगता। गोलू सभी के पैर छूने का इशारा पाकर सभी को पैर छूकर पाए लागन दादा। सब प्रकार से गोलू का आलिंगन करते, आशीर्वाद देते। इस तरह बैलगाड़ी से सारा सामान उतारा ही था कि बहुत बूढ़ी शरीर से चलती फिरती आयु 100 वर्ष के ऊपर दादाजी की माँ जो जिंदा थी, पूरा गांव उन्हें अम्मा कहकर बुलाता था। गोलू को आकर प्यार से गोद में बैठा लिया, सिर पर कुछ देर हाथ फेरा, फिर दोनों हाथों को चूम कर गले से चिपका लिया। गोलू की माँ ने बड़ी अम्मा के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। प्रेम का अद्भुत ऐसा दृश्य जो मन को आनंद के से अंदर तक तृप्त कर दे, गोलू के लिए अविस्मरणीय था। गाँव की एक काली आंधी की घटना के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। गोलू बड़ी अम्मा की गोद से निकलकर साहू भैया से खिलखिलाकर हंसकर मिल ही रहे थे कि गोलू ने राम राम रटने की आवाज़ सुनी और वह कोई नहीं, बड़ी अम्मा का पालतू तोता था। बहुत ही समझदार अम्मा को उससे विशेष लगाव था। वह बाहर आने वाले के परिवार का अन्य सदस्यों की तरह राम राम कहकर स्वागत में रटता था। गोलू के दादा का गांव का साधारण घर नहीं, एक हवेली थी जिसमें घुसने के लिए दरवाजा इतना बड़ा था कि 2 हाथी भी आसानी से अंदर तक बिना रोक टोक के घुस जाएं। घुसते ही सामने बहुत बड़ी चौपाल, जिसके स्तंभ असली शीशम की लकड़ी, उन पर बेहतरीन नक्काशी। चौपाल में बैठने के लिए आरामदायक लेट कर आराम फरमाने लायक कुछ चेयर, 8 से 10 चारपाई जिनके पांव इतने भारी एक चारपाई उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत हो। छत पर पुराने राजा महाराजाओं की हवा के लिए मजबूत अस्तर कपड़े का रस्सी से खींचकर हवा करने वाला पंखा। घर के अंदर 5 परिवारों का एक ही आंगन, अनाज भंडारण के लिए कमरे अलग, सोने के कमरे अलग। गोलू को सभी परिवारों के साथ घुल मिलकर रहने का अनोखा अनुभव था। शाम होते ही सभी अपने अपने आंगन में चूल्हा जलाकर खाने की तैयारी में लग जाते थे। गोलू पर कोई प्रतिबंध नहीं था, उसे सभी खाने पर अपने साथ खिलाने का आग्रह करते। गोलू धीरे धीरे किसकी रसोई में क्या बन रहा है जान लेता और अपनी पसंद से खाने का मजा लेता। शाम ढलते सभी सो जाते। सारे गांव में अंधेरा सन्नाटा पसर जाता, लेकिन सुबह 4 बजे सूरज की पहली किरण फैलते ही किसान बैलों की जोड़ी लेकर खेत खलिहान पर काम से निकल जाते। कुछ बड़े बूढ़े लौटा पानी का लेकर अंधेरे में ही गांव के बाहर खेतों में शौच के लिए जाते। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण, पक्षियों की चहचहाट, बैलों के जाते हुए उनके गले में घंटी घुंघरुओं की आवाज़, घंटियों की आवाज़ निकलने वाली मधुर आवाज़ मन को मोह लेती। गोलू भी घर के आंगन से बाहर तक दौड़ लगाता। सभी अपने आंगन में मटकी में रखे दूध के दही के से माखन निकाल रहे हैं। मट्ठा माखन गोलू साहू दोनों को बहुत प्रिय था, उसकी कोई कमी ना थी। छक कर गोलू खाने का आनंद लेता। कहीं बड़ी अरेर की लकड़ी से बना झाड़ू से बैलों के बांधने का स्थान की सफाई हो रही है। कुछ औरतें गोबर इकट्ठा कर कंडे थाप रही हैं। किसान बैलों के लिए खेत से चारा गट्ठर से लाद कर ले आ रहे हैं। चारा मशीन से चारा काटा जा रहा है। चूल्हे पर नाश्ता खाना सब कुछ साथ बन रहा है। गोलू को कद्दू के फूल की पकौड़ी बहुत पसंद है। कोई माखन से घी निकालने के लिए कढ़ाई में गर्म कर रहा है। खेत से हरी हरी सब्जियां, मटर, मूली, पालक, मेथी, आलू सिर पर टोकरी रखकर घर घर मुराव जाति की औरतें आकर पूछ रही हैं, बहन सब्जी ना चाहिए? मोल भाव पैसों से नहीं, अनाज से तय होता है। गोलू अनाज के कमरे में बड़े बड़े कलसे से छोटी सी टोकरी अनाज से भर ले जाता है। अनाज के बराबर दुगना आधा वजन तराजू से अलग अलग सब्जी का सौदा हो जाता है। सरसों के तेल का पीपा पीठ पर लादे, अच्छा तेल भौजी लाया हूँ, आवाज़ लगाता तेली अनाज से तेल दे जाता है। इस प्रकार सभी खाने का सामान शुद्ध बिना मिलावट
गांव में घर घर उपलब्ध है, सब कुछ शहर से अलग अनोखा। गोलू को गांव बहुत पसंद आता है। गोलू दोपहर में खेतों पर बाग में खेलना बहुत अच्छा लगता है। जामुन आम के मौसम में तो क्या कहना, घर आने खाना खाना भी गोलू भूल जाता है। सब अच्छा है, लेकिन गोलू को उस समय बहुत गंदा लगता है जब घर में बने कुछ शौचालय की सफाई के लिए भंगी जाति के लोग टोकरी में मल को सिर पर घर से बाहर ले जाते हैं। अब मल को टोकरी से ढोने की कुप्रथा समाप्त हो गई है। अब सभी जाति के लोगों को समान अधिकार मिल गया है। छुआछूत जैसी कुप्रथा समाप्त हो गई है। हफ्ते 15 दिन में गोलू के बाल काटने के लिए नाई इस तरह कैंची लेकर सामूहिक चौपाल में आ जाता है। चारपाई पर बैठाकर आराम से बाल कटाई, नल या कुएं पर बाल्टी से नहाने का कार्यक्रम, फिर दाल कटोरी सब्जी चावल घी चटनी से थाली में जमीन पर बैठकर चूल्हे की सिकी गरम गरम रोटी का आनंद लिया जाता है। दिन दोपहर कब शाम हो गई घुल मिल खेलने में पता ही नहीं चलता। एक दिन शाम होते ही सभी आंगन में चूल्हा जलाने की तैयारी चल रही थी। अचानक तेज हवा के साथ आंधी या तूफान आ गया। सब लोग चिल्लाने लगे, काली आंधी है ये, गांव की भयंकर आंधी। पानी का गोलू का पहला अनुभव था। सभी बच्चों को जल्दी जल्दी घर के अंदर कमरे में जाने की हिदायत दी। दरवाजे बंद कर दिए। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। दीपक लैंटर्न जैसी चीज़ें रोशनी के लिए इतनी तेज हवा पानी में जलाना असंभव था। हवा इतनी तेज कि छोटा बच्चा ही उड़ जाए। सारा गांव काली आंधी के अंधकार में मानो डूब गया। सबको बूढ़ी माँ चिल्लाते हुए पहला आदेश दिया, घर आंगन के चूल्हे की आग पानी डालकर तुरंत बुझा दो और किसी भारी बर्तन से ढक दो। छप्पर प्याल सरपत से बने घरों में आग लग सकती है। कभी कभी बादलों की गरज के साथ बिजली की चमक से घर में सब कुछ क्षण भर के लिए दिखाई देता है। फिर सब कुछ अंधकार में। ये प्रकृति का डरावना खेल लगभग आधे पौन घंटे रहा। फिर धीरे धीरे शांत सामान्य। गोलू के लिए सामान्य घटना नहीं थी, लेकिन गांव वालों के लिए सब कुछ सामान्य था। गोलू आज भी काली आंधी के नाम से घबराता है, जिसे उसने गांव में महसूस किया। गोलू की ननिहाल का जिक्र करते हैं। गोलू परीक्षाओं के बाद गर्मियों की छुट्टियां मनाने दादा के गांव आजमपुर, दूसरे वर्ष नाना नानी के गांव एतमादपुर, इस वर्ष गर्मियों की छुट्टी बिताने नाना नानी के पास जाने का मौका मिला। गोलू को ननिहाल में 5 मौसी में 3 मौसी और 3 मामा में 2 मामा, जिनकी अभी शादी नहीं हुई, घर पर मिलते थे। नाना नानी तो गोलू को प्यार करते ही थे। मौसियाँ खाने की चीज़ें बनाकर खिलाती थीं। दिन में मामा आम के बाग तरबूज खरबूजा को खेत पर दिखाने ले जाते थे। ये सब वहाँ खूब देखने को मिलता था। गोलू को रात को बड़े मामा से कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता था। मामा जी को कहानी सुनाने का बहुत शौक था। उन्हें परियों देवताओं जानवरों की बहुत मज़ेदार कहानियाँ आती थीं। गोलू साबू और बच्चे बड़े ध्यान से मामा के साथ चारपाई पर बैठकर देर रात तक कहानियों का आनंद लेते थे। वह समय गोलू के यादगार में सबसे मज़ेदार था। गोलू कुछ कहानी याद करके आज भी आनंदित हो जाते हैं। गोलू के ननिहाल कहानी संस्करण बच्चों की रोचक कहानियों का संग्रह नामक पुस्तक में विस्तार से दिया है। इसमें मैं एक कहानी का जिक्र करता हूँ। कहानी का शीर्षक है एरावत हाथी। रामू किसान दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करता। उसकी फसल दूर दूर लोग देखने आते। इस वर्ष जायद की फसल खरबूज तरबूज की सभी का मन मोह रही थी। राजा इंद्रदेव लोक से अपनी सफ़ेद हाथी एरावत पर बैठकर गांव से गुजर रहे थे। हाथी एरावत की नज़र रामू के शानदार खेत पर पड़ी फसल देखकर एरावत हाथी के मन में खरबूज तरबूज खाने की लालच आ गया। समय मिलते ही वह रात्रि किसान के खेत में उतर गया। किसी ने को न पाकर उसने पेट भर स्वादिष्ट खरबूज तरबूज खाए। अब वह रोज़ समय मिलते ही रात्रि को खेत पर आ जाता, खाने का आनंद लेने लगा। रामू किसान फसल का उजड़ा हुआ देखकर हैरान था। सोचा, दिन भर पहरा देने के बाद भी मेरी फसल कौन खा रहा है। गांव में हिदायत और दिन भर पहरे पर बैठने के बाद भी फसल का नुकसान बंद नहीं हुआ। रामू ने खेत में गोल गोल चक्की के पाट की तरह निशान देखे। अनपढ़ रामू की समझ से बाहर था। ये निशान रात्रि में चक्की के पाट के कहाँ से बन जाते हैं, उसे इसका पता लगाना जरूरी था। सावधानी के लिए रामू ने गांव की सभी चक्की के पाटों को रस्सी से बंधवा दिया और लाठी चादर के साथ खेत पर पेड़ की एक ओट में छिपकर पहरा देने लगा। उसने देखा रात्रि के 12 बजे आसमान की ओर से बादलों को चीरता हुआ कोई चीज़ तेजी से खेत की ओर बढ़ रही है। रामू उत्सुकता से पेड़ से छिपकर देख ही रहा था कि उसे चमकदार कोई हाथी के आकार की चीज़ खेत से उतर गई है दिखाई दी, और वह कोई और नहीं इंद्रलोक से इंद्र का हाथी एरावत था। कुछ समय एरावत ने पेट भरकर खरबूज तरबूज का आनंद लिया। रामू किसान को कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या करे। एरावत हाथी आसमान की ओर उड़ने वाला ही था। रामू ने लाठी फेंक दौड़ हाथी की पूंछ पकड़ ली, लटक गया। थोड़ी देर में एरावत हवा में तैरते हुए आसमान में देवलोक पर उतरा। रामू के लिए देवलोक की सैर एकदम अनोखी थी। परियां नाच रही थी, बड़े सुंदर आलीशान महल चमक रहे थे, इतनी जगमग रोशनी, सुंदर सड़कें, तालाबों में कमल के फूल खिल रहे थे, फव्वारे चल रहे थे, संगीत बज रहा था। रामू ये सब वहाँ की चकाचौंध देखकर हैरान था। अगली रात एरावत हाथी की पूंछ पकड़कर रामू नीचे खेत पर आया। दौड़ते हुए गांव पहुंचा। गांव के सभी घर बाहर पंच सरपंच परेशान थे, सोच रहे थे सारा दिन रामू घर से बाहर गया तो गया कहाँ।
उसने सबको देवलोक की हैरान कर देने वाली कहानी सुनाई तो सभी रामू की बातें सुनकर मंत्रमुग्ध थे। रामू से बोले, काका हमें भी देवलोक की सैर कराना है। बहुत मना करने पर भी जब कोई नहीं माना, सभी रात्रि 12 बजे देवलोक जाने के लिए पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। रात्रि में सफ़ेद ऐरावत हाथी के आने का इंतजार करने लगे। रामू ने कहा, सबसे पहले जैसे ही मैं सफ़ेद हाथी की पूंछ पकड़ूंगा, मेरे पैर पकड़कर लटक जाना, अगला दूसरे पैर पकड़ लेगा। सारे लोग लटक कर थोड़ी देर देवलोक पहुंच जाएंगे। रास्ते में कोई बात नहीं करेगा। वैसा ही सबने किया। रात्रि 12 बजे पेड़ के पीछे छिपकर ऐरावत का इंतजार करने लगे। 12 बजते ही देखा सफ़ेद चमकदार हाथी सही में रामू काका के कहने के अनुसार देवलोक से उतर कर नीचे आ रहा है। सभी खुशी से उछलने लगे। रामू काका ने उड़ने से पहले दौड़कर ऐरावत हाथी की पूंछ पकड़ ली। फिर क्या था, एक एक करके लपकते हुए सभी एक दूसरे के पैर पकड़कर लटक गए। रामू काका का बेटा सबसे नीचे था। सफ़ेद हाथी उड़ता हुआ हवा से बातें करने लगा। सभी का ये सोचकर कि देवलोक कितना सुंदर होगा, खुशी का ठिकाना ना था। तभी नीचे से रामू काका का बेटा चिल्लाया, काका क्या परियां भी देखने को मिलेंगी? रामू काका ने चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ बेटा, बहुत परियां हैं, बड़ी सुंदर हैं, उनके पंख तो सोने की तरह चमकदार हैं। अच्छा काका, क्या परियां उड़ती भी हैं? रामू ने कहा, हाँ बेटा अवश्य, परंतु कैसे? रामू काका बोले, अभी नहीं बताऊंगा। बेटा ने जोर से रोना शुरू कर दिया। रामू को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन और जोर से रोकर बोला, काका उड़ती हैं, परंतु कैसे? रामू काका का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। दोनों हाथ फैलाकर बोले, परियां उड़ती हैं, परंतु ऐसे? रामू काका का हाथ फैलाना गजब हो गया। हाथी की पूंछ छोड़ते ही सभी चिल्लाते हुए नीचे धड़ाम से खेत में गिर पड़े। सभी के बहुत चोट आई, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर, सिर। हाथी ने रामू के खेत में आना बंद कर दिया। न रामू गुस्सा करता, सबको एक दिन न देखना पड़ता। कहते हैं गुस्से में बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, जैसा रामू के साथ हुआ। कहानी में मज़ा आया। हमें भी किसी बात की जिद नहीं करनी चाहिए, क्रोध तो कभी ही नहीं। कहानी का शीर्षक है बूढ़ी काकी। पुराने समय की बात है। बूढ़ी काकी जंगल के किनारे एक गांव में बने कच्चे मकान में रहा करती थी। बूढ़ी काकी अकेली थी, बुढ़ापे में आंखें भी कमज़ोर हो चुकी थी। एक दिन बूढ़ी काकी घर की सफाई में लगी थी। अपने आप से बड़बड़ाते हुए वो कहने लगी कि मुझे टपके से बहुत डर लगता है, इतना डर नहर से भी नहीं लगता। देहाती प्रचलन में टपका बरसात में जो पानी घर में टपकता है उसको कहते हैं, और नहर जो जंगल में शेर को कहते हैं। संयोग से उसी समय एक शेर बूढ़ी काकी के घर के पिछली दीवार पर खड़ा सुन रहा था। शेर ने सोचा, ये टपके से डरती है, क्या ये मुझसे ताकत भर कोई टपका जंगल में रहता है? देखना चाहिए कौन टपका जंगल में रहता है। जंगल का राजा तो मैं हूँ। ऐसा सोच के दीवार के पीछे बैठकर इंतजार करने लगा। आज टपका देख कर ही जाऊँगा। रात्रि हो गई थी। उसी दिन संयोग से कोई चोर चोरी करने के लिए काकी के घर में घुस गया। चोर की आवाज़ से बुढ़िया काकी की आंख खुल गई। काकी ने एक डंडा उठाया। चोर मौका पाकर छत से पीछे भागना चाहता था। दीवार के पास बैठे शेर को कब नींद आ गई पता नहीं लगा। चोर ने देखा दीवार से लगा कोई बैठा है। अंधेरे में चोर ने शेर को घोड़ा समझकर कूदकर उसकी पीठ पर बैठ गया। कसकर कान पकड़ खींचने लगा। शेर अचानक नींद में कुछ समझ नहीं पाया। वह बुरी तरह घबरा गया। समझा टपका है मेरे ऊपर सवार हो गया है। शेर घबराकर जंगल की ओर भागने लगा। शेर को भागते देख जंगल के और जानवर आश्चर्यचकित हो घबरा गए। एक ने रास्ते में पूछा, सामने से रोकते हुए, अरे भाई शेर महाराज, रात्रि में आप कहाँ इतने समय घबराए हुए कहाँ भागे जा रहे हैं? शेर को टपके से डर सता रहा था। भागते भागते दहाड़ कर बोला, मुझे बुढ़िया ने कहा टपके से बहुत डर लगता है। झूठ बोलती थी, ये तो टपका नहीं कनकटा है। चोर ने देखा ये तो शेर है, उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। चोर ने कान और जोर से पकड़ लिए। शेर डर से और तेज भागने लगा। जंगल में भागते हुए चोर ने मौका देखकर नीचे पेड़ की टहनी पकड़ के लटक गया। जान बची तो लाखों पाए, लौट कर बुद्धू घर को आए। शेर से जान बचाकर पेड़ के पत्तों में छिपकर चोर विश्राम करने लगा। तभी उसने देखा सियार उसी पेड़ की जड़ में बैठकर सो रहा है। चोर ने धीरे धीरे पेड़ से उतरा, जेब से चाकू निकाला, सियार की पूंछ काट ली। अब तो सियार घबरा गया। हुआ करके चिल्लाता हुआ जंगल की ओर भागा। उसे लोमड़ी मिली। बोली, भाई इतना क्यों घबरा कर कहाँ भागे जा रहे हो? सियार बोला, लोमड़ी बहन, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। शेर ने मुझसे कहा बुढ़िया ने टपका बताया था, लेकिन वह टपका नहीं कनकटा निकला, और शेर ने मुझसे झूठ बोला, टपका नहीं कनकटा नहीं, ये तो पुचकटा निकला। लोमड़ी बोली, भाई सियार रुको तो। सियार बोला, मैं नहीं रुकने वाला, यहीं बाग में पुचकटा है,
लोमड़ी इधर उधर ढूंढती रही। चोर पेड़ पर छिपकर बैठ गया। लोमड़ी संयोग से उसी पेड़ की टहनी पर थक कर बैठ गई। जैसे ही लोमड़ी को नींद आने लगी, चोर धीरे धीरे उसके पास आया। लोमड़ी की पूंछ ऐंठ कर जोर से जमीन पर पटक दिया। लोमड़ी बहुत डर गई, खो खो करके जंगल की ओर भागने लगी। उसे अनेक जानवर मिले। पूछा, बहन लोमड़ी, ऐसे कहाँ भागे जा रही हो? बोली, क्या बताऊं भाई साहब, आज बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बुढ़िया ने कहा टपका है, शेर ने कहा कनकटा है, सियार ने कहा पुचकटा है। सभी झूठ बोल रहे हैं। ये तो टपका नहीं, कनकटा नहीं, पूंछ पकड़ दह पटक्का है। यहाँ तो पूंछ पकड़ के पटक दिया है। बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मैं नहीं रुकने वाली। सभी जानवर जंगल की ओर भाग गए। अब सुबह होने वाली थी। चोर पेड़ से उतरा, किसी तरह उसकी जान बची। उसने चोरी न करने की कसम खाई। उस दिन के बाद मेहनत से कार्य करने लगा। हम अच्छे काम करने चाहिए, बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है। गोलू के जीवन की घटनाओं के बारे में मैं जिक्र करूंगा। गोलू गर्मी की छुट्टी बिताकर माँ के साथ अपने शहर रामपुर के गांव खरसौल आ चुका था। गोलू के पिता राधे कृष्ण का ट्रांसफ़र हुआ था। रामपुर ज़िले में नवाब की बहुत सी कोठियाँ बनी हुई थी। उन्हें आलीशान कोठी बनाने का बहुत शौक़ था। गोलू के पिता को खरसौल गांव में रहना था। नवाब साहब की कोठी जो अभी खाली थी, मात्र 15 रुपये माह के किराए पर मिल गई। गोलू को बहुत बड़ा गेट, बढ़िया कमरे, सब कुछ कोठी में अच्छा देखकर बहुत खुशी हो रही थी। गोलू अभी 8 वर्ष के थे। अच्छा बुरा की समझ नहीं थी। गांव में रात्रि को नौटंकी होने का प्रचलन था। गोलू के साथियों ने बताया, आज रात्रि 10 बजे सत्यवादी हरिश्चंद्र नौटंकी का खेल होगा। माँ से गोलू को रात्रि में जागकर नौटंकी देखने की इजाज़त नहीं थी। दोस्तों के कहने पर नौटंकी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बहुत अच्छी है, जिद ठान ली। किसी तरह गोलू ने माँ को राजी कर लिया। माँ की इजाज़त मिलने पर पिताजी से भी सहमति मिल गई। गोलू अपने दोस्तों के साथ आगे जाकर बैठ गए। नौटंकी शुरू होते ही बताया गया, पब्लिक डिमांड है, आज का खेल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जगह लैला मजनू नौटंकी खेला जाएगा। सारी रात खेल का आनंद लिया। सुबह आने पर गोलू की माँ ने आते ही पूछा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र खेल कैसा लगा? गोलू ने खुशी खुशी माँ को बताया, आज तो लैला मजनू नौटंकी बहुत अच्छी थी। मजनू तो लैला के प्यार में पागल हो गया, उसने अपने कपड़े फाड़ लिए थे। कथानक माँ को सुना दिया। गोलू नहीं जानता था माँ इतनी नाराज़ हो जाएगी। उस दिन की डांट को गोलू जीवन भर नहीं भुला सका। उस दिन के बाद नौटंकी देखने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। एक दिन गोलू का परिवार गांव के पास मेला देखने पहुंच गया। मेले में सब कुछ नया था। बताया गया, मेला एक साधु के नाम पर लगा है। साधु 20 वर्ष की तपस्या पर एक पैर कई वर्षों पर रात दिन खड़े हैं। गोलू साधु को देखकर अचंभित था। पैर सूजकर मोटे हो गए थे। झूले के सहारे हाथों से पकड़े एक पैर पर खड़े सबको दर्शन दे रहे थे। भीड़ बहुत अधिक थी कि अचानक भीड़ में भगदड़ मच गई। सभी एक दूसरे पर गिरकर दबने लगे। वह तो अच्छा था, हम सभी एक दीवार से सट के खड़े हो गए। बहुत लोग बुरी तरह घायल हो गए। गोलू मेला देखकर आज भी डर जाता है। गोलू इसे कभी भूल नहीं पाएगा। अगली घटना, गोलू 7वीं कक्षा में साइकिल पर नौकर के साथ बैठकर तहसील शाहबाद कस्बे में जाने लगा। 6 किलोमीटर रोज स्कूल जाना, फिर दोपहर के बाद घर वापस आना अनोखा अनुभव था। नवाब साहब का लक्खी बाग, जिसमें 1 लाख से अधिक पेड़ लगे थे, बाग के बीच बने किले के अंदर ही स्कूल चल रहा था। नवाब साहब का किला और उसके बगल में शीश महल, जिसे काफ़ी समय से बंद कर दिया गया था। गोलू की शिक्षण काल की शीश महल की यादें आज भी जिंदा हैं। सब कुछ कांच से बना हुआ अति सुंदर महल देखकर गोलू बहुत खुश हुआ। गोलू क्लास में पढ़ रहे थे। हिंदी के अध्यापक ने किसी गलती पर गोलू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। गोलू को शरारत सूझी। गोलू अपने को बहुत बड़ा महसूस करने लगे थे। घटना से शर्म से पानी पानी था। उन्होंने अध्यापक जी को सबक सिखाने की ठान ली और कुछ सोचते हुए धीरे धीरे आंखें मूंदते हुए बेहोशी का नाटक करते हुए अपनी सीट की बेंच पर ही लेट गए। बच्चों ने बताया, सर गोलू तो बेहोश हो गया है। कुछ बच्चे कापी से गोलू की हवा करने लगे। अध्यापक जी भी घबरा गए। पढ़ाई छोड़कर गोलू के पास आए, पानी का छींटा मारा, हिलाने लगे। गोलू के नाटक की पराकाष्ठा हो गई। जब गोलू पानी भी नहीं पी रहे थे, बच्चों ने गोलू को क्लास से बाहर हवा में लिटा दिया। पढ़ाई रोक दी गई। प्रधानाचार्य से शिकायत हो। अध्यापक जी की अच्छी डांट पड़ी। धीरे धीरे काफ़ी देर बाद गोलू ठीक हो गए। गोलू आज भी अपने नाटक को सोचकर मुस्कुरा लेता है, हालांकि सोचता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक और घटना का जिक्र करते हैं। इस अनोनी नौटंकी ने गोलू को नाटक प्रेषण के लिए प्रोत्साहित किया। गोलू स्कूल के सभी सांस्कृतिक प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा। गोलू को स्कूल के सभी बच्चे, अध्यापक कल्चरल प्रोग्राम से जानने लगे। अनेक सर्टिफिकेट, इनाम गोलू के बचपन की यादें आज भी ताज़ा करती हैं।
गोलू को कल्चरल प्रोग्राम, नौटंकी का नगाड़ा, तबला, कॉमेडी शो, रामलीला या कवि सम्मेलन, मुशायरा देखने में विशेष रुचि थी। एक बार रात्रि के 12 बजे गोलू की आंख खुली तो उसने सुना गांव के पास से तबले, नगाड़े की आवाज़, नौटंकी की आवाज़ आ रही है। गोलू ने बड़े भाई साबू को जगाया, बोला बहुत समय हो गया है, माँ नौटंकी देखने को मना करती है, सब सो रहे हैं, मुझे नौटंकी देखना है, हम दोनों धीरे से दरवाज़ा खोलकर चलते हैं, माँ के जागने से पहले घर वापस आ जाएंगे। गोलू ने बड़े भाई साबू को अपने साथ नौटंकी देखने के लिए राजी कर लिया। दरवाज़ा खोलकर एक छोटी टार्च लेकर गांवों के उस तरफ बढ़ चले जिधर से आवाज़ आ रही थी। पूरा गांव खत्म हो गया। खेतों के उस पार की आवाज़ सुनकर बढ़े जा रहे थे। खेतों से होकर गांवों से काफ़ी दूर निकल आए। लगा खेतों के उस पार अगला गांव खेमपुर है, शायद नौटंकी उस गांव में हो रही है। अब गांव के बाहर अंधेरी रात, डर भी लग रहा था। सोचा थोड़ी दूर और हिम्मत करके बढ़ते चले जा रहे थे कि गोलू ने देखा कुछ लोग अंधेरे एक खेत में बैठे बतिया रहे हैं और बाकी बीड़ी पी रहे हैं। वे शायद चोर थे। सभी के पास लाठी थी। एक बोल रहा था, बच्चे हैं। हम दोनों तेजी तेजी आगे डरते हुए बढ़ गए। आखिर गांव के पास पहुंचे। एक खाली चौपाल पर चौधरी हुक्का पी रहा था। उसके पास बैटरी से रिकॉर्डिंग पर नौटंकी का खेल बज रहा था। देखकर साबू भाई को बहुत तेज गुस्सा आया। गोलू के गाल पर तमाचा मारते हुए बोला, तू भी मुझे पागल कर देता है। उस दिन के बाद आज का दिन है। गोलू का नौटंकी से मोह ही भंग हो गया। चोरों को याद करके गोलू आज भी डर जाता है। माँ से छिपकर चोरी चोरी कोई कार्य करना कितना अनिष्टकारी, नुकसानदायक हो सकता है, गोलू को आज समझ आता है। एक अन्य घटना के बारे में, गोलू का रामलीला प्रेम अभी भी खत्म नहीं हुआ। जब रामलीला दशहरा कहीं का समय आया, गोलू ने सोचा माँ रामलीला देखने तो जाने नहीं देती। माँ से बोला, हम कुछ दोस्तों के साथ कोठी के अंदर 4 से 5 परिवार जो रहते हैं रामलीला खेलना चाहते हैं। कोठी का एक गेट जो रात को सुरक्षा की दृष्टि से बंद रहता था। कोठी के गेट के अंदर बड़ा सामूहिक ग्राउंड था। फिर क्या था, माँ को राजी कर लिया। तुरंत स्टेज तैयार किया। राम, रावण, सीता, लक्ष्मण, शूर्पणखा जैसे पात्रों का दिन भर तैयारी करते थे। 4 से 5 परिवार के बैठने की व्यवस्था कर दी गई थी। दशहरे को पटाखे लगाकर छोटा रावण बनाया, जलाया। गोलू सभी साथियों को बहुत मज़ा आया। याद करके आज भी मज़ा लेता है। अगली घटना एक गोलू की और उसका जिक्र करते हैं। गोलू को अपनी कुछ ऐसी गलतियों पर आज भी हंसी आ जाती है। माँ को खाना खाने के बाद कभी कभी अपने आप प्यार से कहती थी, गोलू कुछ रुपए ले, पड़ोस में दूध का बहुत अच्छी दुकान थी, उस पर रात्रि 10 बजे दूध पीने वालों की बहुत भीड़ रहती थी। सभी दूध की तारीफ करते थे। माँ जानती थी मुझे उसके यहाँ का दूध बहुत पसंद था कि जा चुपचाप दूध पी के आ जा। गोलू खाना खाकर टहलता हुआ दूध पीकर लौट ही रहा था कि गोलू ने देखा गली में शामियाना लगा है। रात्रि 10:30 बजे का समय हो रहा होगा। लोग गली में कुर्सी पर बैठे हुए हैं। गोलू अभी इतना छोटा भी नहीं था, 9वीं क्लास का छात्र था। गोलू को उत्सुकता हुई। पता किया कि यहाँ क्या चल रहा है, लोग क्यों बैठे हैं। पूछने पर पता चला रात्रि 11 बजे थोड़ी देर बाद जवाबी कव्वाली का प्रोग्राम होने वाला है। गोलू तो ये सब देखने के बहुत शौकीन थे। भूल गए माँ ने कहा था गोलू दूध पीकर घर जल्दी वापस आ जाना। गोलू बीच में कुर्सी पर जाकर बैठ गए। 11 बजे जवाबी कव्वाली की दोनों पार्टियां स्टेज पर आमने सामने जमकर बैठ गईं। जवाबी कव्वाली शुरू हुई। डपली की थाप, तबला बाजा की संगत पर अचकन शेरवानी जैसे लिबास, कान पर हाथ रखते हुए सुरताल से ऐसा रंग जमाया, रात्रि का कब 1 बज गया पता ही नहीं चला। इधर 12 बजे रात्रि को गोलू घर नहीं पहुंचा। माँ की बेचैनी बढ़ गई। घर सभी रात्रि में अड़ोस पड़ोस में पूछा, गोलू 10 बजे दूध पीने गया, दुकान बंद हो गई, लेकिन गोलू का कुछ पता नहीं चल रहा है। गोलू के आसपास क्लास के दोस्त थे। स्कूटर, मोटरसाइकिल से पड़ोसी के लोग ढूंढने में लग गए। किसी दोस्त को गोलू का कुछ भी पता नहीं था। अंदाज नहीं था कि जवाबी कव्वाली में गोलू दूध पीने के बाद जा सकता है। बड़े भाई साबू को शौक के बारे में कुछ अंदाज़ा था। जब गोलू का कोई अता पता नहीं लगा और भाई साबू ने सोचा कव्वाली प्रोग्राम चल रहा है, शायद देखते हैं। कुर्सियाँ पर भीड़ बीच में बैठा देखकर साबू को गोलू पर बहुत गुस्सा आया। सोचा घर पर माँ रो रही है, सारा पड़ोस जाग रहा है, ढूंढ रहा है, जनाब जवाबी कव्वाली सुन रहे हैं। कुछ नहीं। साबू धीरे से पीछे कुर्सी के आए जहाँ गोलू कव्वाली सुनने में मस्त थे। उन्हें नहीं मालूम था रात्रि 1 बज रहा है। साबू ने पीछे से गोलू के सिर पर जोर से टीप मारी। कान पकड़कर उठा लिया। बोले, यहाँ बैठे हो, घर चलो, पता चलेगा। गोलू कुर्सी से अचानक चौंक कर उठा, पर साबू को देखते ही सहम गए। जब साबू ने बताया रात्रि 1 बज रहा है, घर सब 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं। गोलू को समय की नजाकत समझने में देर न लगी। गोलू को
गलती का एहसास हो गया। गोलू साबू के साथ चुपचाप घर आए। गोलू को माँ के सामने जाने पर बहुत डर लग रहा था। घर पहुँचते ही साबू ने जोर से आवाज़ लगाकर बताया, माँ गोलू मिल गया। घर के सभी लोग जाग रहे थे। दौड़कर गोलू को देखने दरवाजे पर आ गए। गोलू सबको अचानक दरवाजे पर देखकर और घबरा गया। माँ ने गोलू को डांटने की जगह प्यार से गोद में भर लिया। गोलू और माँ दोनों की आंखों में आंसू थे। गोलू ने संतप्त से सख्ती आवाज़ से कहा, माँ अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। गोलू को माँ के प्यार की पराकाष्ठा का अनूठा अनुभव दिल को आज भी छू लेता है। गोलू की एक और घटना। गोलू की माँ से बहुत प्यार था, शायद उससे कहीं अधिक माँ को गोलू से था। गोलू माँ और पापा के अक्सर रात्रि को आग्रह करके खुद ही पैर दबा दिया करता था। गोलू माँ का घर के काम में अक्सर हाथ बटाकर सहयोग करता, क्योंकि 4 भाइयों में सब बहन सबसे छोटी बहुत छोटी थी। माँ को अकेले सब कुछ देखना होता था। गोलू को माँ के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था। एक बार गोलू की किसी बात पर नाराज होकर माँ लेट गई। गोलू गलती मानकर चारपाई के पास दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। उसे इंतजार था माँ कुछ देर में बुलाएगी और माफ़ कर देगी। गोलू की माँ को पता नहीं चला कब नींद आ गई। गोलू को माँ के बुलाने का इंतजार था। बहुत देर हो गई। गोलू थक चुका था। आज गोलू ने ठान लिया, माँ जब तक खुद माफ़ नहीं करती गोलू अपनी जगह से नहीं हटेगा, ना ही सोएगा। 1.5 से 2 घंटा हो गया, गोलू अपनी जगह से नहीं हटा। माँ की 2 घंटे बाद आँख खुली। गोलू का ध्यान आया। गोलू अभी दीवार के पास चुपचाप खड़ा था। माँ को गोलू पर बहुत तरस आया। गोलू को प्यार से बुलाया। बोली, मैंने डांटा था लेकिन अब माफ़ किया, अपने पास सुला लिया। माँ के अनूठे प्रेम को गोलू कभी नहीं भुला सकता। गोलू की एक और अन्य घटना। ऐसे ही एक बार माँ पैर दबाते सो गई। गोलू को आदत थी माँ थोड़ी देर में गोलू को प्यार से कहती, गोलू अब रहने दो, थक गए होगे। लेकिन संयोग से माँ सो गई। माँ के बिना मना किए गोलू को पैर दबाते छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात माँ सोती रही और गोलू सारी रात पैर दबाता रहा। रात्रि 3 बजे माँ की आँख खुली। गोलू पर माँ को बहुत प्यार आया और अपने साथ ही सुला लिया। गोलू की जीवन की मार्मिक घटनाएं आज भी सच्चे प्रेम प्यार की याद दिलाती हैं। एक और गोलू की घटना। गोलू के 8वीं कक्षा में इम्तिहान के पहले अपने भाई साबू के साथ 2 माह शाहबाद रहना पड़ा, क्योंकि साइकिल से स्कूल 7 किलोमीटर दूर था। साबू को हाई स्कूल का इम्तिहान देना था। दोनों शाम को ट्यूशन भी जाते थे। गोलू के पिता राधे के अच्छे मित्र एडीओ कोऑपरेटिव थे। मित्र गोलू साबू दोनों उनके साथ रहने लगे। ऑफिस कार से एडीओ साहब किसी कार से बाहर गए थे कि गोलू का बड़े भाई साबू के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया। झगड़ा हाथापाई की नौबत आ गई। साबू मजबूत थे, गोलू जिद्दी थे। गोलू को साबू ने बिस्तर पर पटक दिया, हाथ घूसे की बौछार कर दी। गोलू को कोई बचाने वाला भी नहीं था। गोलू को बचने का एक ही रास्ता सूझा। वह नाटक करके बिस्तर पर बेहोशी मुद्रा में लेट गया। साबू चक्कर में आ गए। दौड़कर किचन से ठंडा पानी लाकर मुंह पर मारने लगे। प्यार से उठा कर कभी सहलाते, कभी पानी पिलाने की कोशिश करते। घबरा कर बोले, गोलू आंखें खोलो। गोलू पर इसका कोई असर न था। नाटक करके लेटा रहा। साबू की कुछ समझ नहीं आ रहा था। ट्यूशन का भी समय होने वाला था। पंखा से बैठकर तेज तेज हवा करने लगा। काफ़ी देर बाद गोलू ने अनमने मन से धीरे धीरे पलक झपकाए। साबू को कुछ तसल्ली हुई। प्यार भरी बातों से गोलू को बहलाने की कोशिश की। हाथ मुंह धोकर साबू खुद गोलू को कपड़े बदलने में सहयोग करने लगा। गोलू को गुस्सा भी शांत था, लेकिन नाटक बाकी था। गोलू ने बताया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्या हुआ? साबू ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सब ठीक है गोलू, हमें ट्यूशन चलना चाहिए। ट्यूशन जाते समय गोलू गलत रास्ते पर नाटक करके मुड़ने लगा। साबू ने समझा ऐसा असर बेहोशी की वजह से है। रास्ते भर बड़े प्यार से हाथ पकड़कर सही रास्ता बताया। दोनों ट्यूशन पढ़कर लौटे। अब धीरे धीरे दोनों नॉर्मल हो गए। किसी ने आपस में घमासान लड़ाई का कोई जिक्र नहीं किया। ना ही शाम को मित्र अंकल को जानकारी दी। बोले, आज भी अपनी घटना को गोलू अपने अंदर छिपाया है। उसके बाद साबू ने भी झगड़ा ना करने की कसम खा ली। इसके बाद कभी आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ। गोलू की एक और अन्य घटना। गोलू हर साल की तरह छुट्टियां बिताने दादी बाबा के गांव जाता था। वहां गोलू अनुभव आज भी रोमांचित करते हैं। बाग में घूमना, काली जामुन और पेड़ों से पके आमों का टपकना, घर लाना खाना गोलू के लिए बहुत मजा आता। दादी आटा चक्की से जब भी आटा पीसती, गोलू दौड़कर दादी का सहयोग करने चक्की के पास बैठ जाता। शाम को भैंस का दूध निकालना, मिट्टी के बर्तन में दूध हांडी में गर्म करना, अगली शाम को पीना। दिन में दही मट्ठा बहुत पसंद था। ईमान दस्ता कूटना, सिलबट्टा पर मसाला पीसना, चूल्हे पर खाना, बुरादी की अंगीठी में सब कुछ गोलू के लिए नया था। गांव में रहट का कुआं पर पानी से नहाना, पहाड़ पर भुर्जी के चने भुनवाना, बेसन प्याज की पकौड़ी, सब कुछ गोलू के लिए अनोखा था। अनाज के बदले बराबर या दुगने वजन तौलकर खाने का सामान दुकान से लाने में खाने में बहुत मज़ा आता। रुपए पैसे का वहाँ कोई चलन नहीं था। गर्मियों की छुट्टियाँ कब खत्म हो गई गोलू को पता भी नहीं चलता। गांव से लौटकर फिर पढ़ाई में लगना था।
गोलू को गांव की छुट्टियां आज भी बहुत याद आती हैं। शाम को छत पर एक साथ सभी छोटे बड़े बिस्तर लगाकर बैठ जाते, फिर देर रात तक कहानी सुनते सुनते कब सो जाते पता ही नहीं चलता। सुबह सूरज की सुनहरी पहली किरण, ठंडी मनमोहक हवा गोलू को ताजगी से भर देती। बहुत मजा आता। गोलू पर डॉक्टर बनने का भूत की घटना का जिक्र करते हैं। गोलू अब 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था। वह अभी अपने को बहुत छोटा ही समझता। गोलू के पिता राधे की नौकरी ट्रांसफ़र से बच्चों की शिक्षा में व्यवधान न हो, परिवार को रामपुर शहर में किराए के मकान में रखने का निश्चय किया। गोलू का रामपुर एडमिशन मुर्तजा हायर सेकेंडरी स्कूल में हो गया। गोलू पहले की तरह हाफ नेकर में स्कूल जाता, जबकि सभी बच्चे फुल पैंट में आते। अध्यापक ने गोलू की लंबाई और हाफ नेकर पर क्लास में मजाक बनाते हुए टोक दिया, सबसे छोटा बच्चा गोलू, खड़े हो जाओ। क्लास के सभी बच्चे हंसने लगे। पतला दुबला, लंबी टांगे, हाफ नेकर में गोलू स्वयं से शर्मा गया। उस दिन से गोलू को समझ में आया कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। गोलू डॉक्टर बनना चाहता था। पता चला उसके लिए साइंस लेना जरूरी है। इससे अधिक कोई जानकारी नहीं थी। पिता से कहकर साइंस मैथ के क्लास में दाखिला मिल गया। कुछ दिनों बाद पता चला डॉक्टर बनने के लिए साइंस नहीं, बायोलॉजी विषय लेना भी आवश्यक है। गोलू के पिताजी भी इस बात से अनभिज्ञ थे। गोलू निराश था। सीट भर जाने के कारण गोलू को बताया किसी बायोलॉजी बच्चे के छोड़ने पर ही संभव है, कुछ समय इंतजार करें। गोलू को बायोलॉजी विषय में विशेष रुचि थी। बायोलॉजी की पुरानी पुस्तक खरीद ली। गोलू घर पर पढ़ने लगा। सोचा कुछ समय में मेरा क्लास चेंज हो जाएगा। गोलू को मेंढक का ऑपरेशन में बहुत दिलचस्पी हुई। बरसात में बाहर तालाब से बड़ा सा मेंढक पकड़कर घर ले आए। माँ से छिपकर मेंढक छत पर बर्तन में छिपा दिया। मित्र से मेंढक ऑपरेशन के लिए डिसेक्शन बॉक्स, औजार आदि मांग लाए। मेंढक के बारे में पढ़ना चालू किया और अगले दिन छत पर मेंढक ऑपरेशन की योजना बना डाली। डिसेक्शन प्लेट में मेंढक 4 पिन के साथ उल्टा करके बांध दिया। बायोलॉजी किताब से मेंढक चैप्टर को पढ़कर तेज नस्तर की जगह नए ब्लेड से मेंढक के पेट पर चीरा लगा दिया। मेंढक जोर जोर से उछलने लगा। मेंढक के पैर चारों ओर पिन से अच्छी तरह ठोक दिए। मेंढक के पेट पर चीरा क्लोरोफार्म से बेहोशी देखकर लैब में प्रैक्टिकल किया जाता है, परंतु गोलू अधूरी व्यवस्था से किताब से मेंढक के पेट के सारे अंगों को देखना जानना चाहते थे। मेंढक के कष्ट से अनजान थे। किसी मेंढक को तड़पा देख गोलू की शैतानी की शिकायत नीचे माँ तक पहुँचा दी। गोलू नीचे से जोरदार माँ की आवाज़ सुनकर घबरा गया। गोलू ने देखा माँ स्केल लेकर तेजी से ऊपर आ रही है। गोलू ने छत से भागना चाहा, लेकिन रास्ता न मिलने से बेबस था। गोलू की डांट के साथ कई स्केल पीठ पर जड़ दिए। गोलू के डॉक्टर बनने का भूत उतर गया। गोलू को उसी साइंस की क्लास में पढ़ना पड़ा। हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री से अध्ययन किया। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास करके पेपर मिल में प्रोसेस इंजीनियर का अनुभव प्राप्त किया। अंत में मैनेजर पद से रिटायर हुए। डॉक्टर का सपना धराशायी हो गया। कहते हैं भाग में जो लिखा है बुद्धि भी उसी के अनुसार अनुगामी हो जाती है। गोलू का साहस। एक और अन्य घटना। गोलू को अपनी माँ से विशेष लगाव था। माँ भी गोलू को बहुत प्यार करती थी। गोलू के 4 भाई थे, गोलू, साबू, अप्पी, अग्गू। सबसे छोटी बहन जिसे गुड़िया गुड़िया कहकर बुलाते थे। गुड़िया बहन 4 भाइयों के बाद प्रभु प्रार्थना से प्राप्त हुई थी। सबसे छोटी, सभी की लाडली थी। गोलू देखता था माँ चारों भाइयों छोटी बहन की देखभाल में सारे समय व्यस्त रहती थी। गोलू समझदार हो रहा था। वह समझता था माँ को आराम का समय बहुत कम मिलता है, फिर भी खुशी खुशी सभी का ध्यान रखने खुशी थी। इसलिए गोलू अक्सर सोते समय माँ के पैर आग्रह करके दबा देता था। माँ गोलू से कभी कभी अपने मन की सारी बात कह डालती थी। एक दिन गोलू ने माँ को कहते सुना, सारे बड़े लड़के हैं, लड़की सबसे छोटी है। काश ये पहले आई होती, आज बड़ी होती, मेरे काम में भी हाथ बटा देती। मुझे सारा दिन घर में व्यवस्था, सुबह शाम की रसोई में निकल जाता है। गोलू को माँ की इस बात का एहसास हुआ। गोलू ने कहा, माँ चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, लड़की की तरह आपके काम में सहयोग करूँगा। पहले सभी घरों में बर्तन झाड़ू के अलावा सारा काम गृहिणी ही करती थी। गोलू रसोई के बहुत से काम में माँ का सहयोग करने लगा। यहाँ तक गोलू आटा मलना, सब्जी काटना, मसाला सिल बटना से पीसना, रोटी बनाना सब धीरे धीरे सीख गया। माँ के मना करने पर भी माँ के साथ काम में सहयोग देने लगा, जबकि कोई और भाई ऐसा नहीं करते। माँ गोलू से खुश थी। माँ के समय मिलता तो अपने शौक के लिए कभी बाजा हारमोनियम बजाने लगी। गोलू को भी शौक हुआ। उसी समय अक्सर घर पर जो या मोहल्ले में लोग रामायण का अखंड पाठ कराते थे। हारमोनियम पर कुछ पार्टी ग्रुप में अखंड पाठ करने आ जाया करते थे। बाजा ढोलक का सुंदर पाठ गोलू को बहुत पसंद आता। गोलू 9वीं कक्षा में था, समझदार था। गोलू ने बाजे पर अखंड पाठ का कुछ अभ्यास कर लिया। अब जहाँ भी अखंड पाठ होता गोलू को अपने आप वहाँ पहुँच जाना था। रामायण अखंड पाठ में गोलू को बहुत आनंद आने लगा। माइक साउंड पर दूर दूर से पाठ की आवाज़ सुन गोलू चुपचाप माँ को बताकर अखंड पाठ करने चला जाता। गोलू को अखंड पाठ जाकर आगे बैठकर बाजे के साथ पढ़ने में बहुत आनंद आता। गोलू इस सब के लिए मित्रों से भी सहयोग मिलता है। एक दिन गोलू मित्रों के साथ स्कूल से घर वापस आ रहा था। गोलू को कहीं दूर से अखंड पाठ होने की आवाज़ आ रही थी। दौड़कर घर पहुंचा न था। कुछ ऐसा ही सोचकर गोलू रोड छोड़कर घास के ग्राउंड को दौड़कर पार कर रहा था। ग्राउंड
में घास की ग्राउंड के चारों ओर कटीला तार लगा हुआ था। कटीला तार टूटकर घास के एक जगह पड़ा था। गोलू ने ध्यान नहीं दिया। पैर से दौड़ते हुए कटीला तार पंजे के ऊपरी भाग पर ऐसा फंसा कि तेज झटके से गोलू जोरदार आगे की ओर गिर पड़ा। हाथ की सारी किताबें घास में गिरकर बिखर गईं। पल भर के लिए गोलू को समझ नहीं आया अचानक क्या हुआ। गोलू के कटीले तार की नोक से पैर ऊपरी हिस्सा लहूलुहान हो गया था। खून बह रहा था। पंजे के ऊपर की पूरी खाल कांटे से कागज की तरह फट गई थी। दोस्तों ने आकर देखा तो खून से लथपथ पैर देखकर सभी घबरा गए। एक मित्र ने रुमाल से पैर को कसकर बांध दिया। दूसरे मित्र ने समझदारी दिखाते हुए एक रिक्शे पर मोटे सेठ जी जा रहे थे, उन्हें उतारकर गोलू को बैठाया। 15 मिनट की दूरी पर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे। पैर के पंजे की 6 इंच खाल फट गई थी। हॉस्पिटल बंद था, इमरजेंसी खुला था। सभी साथी साइकिल से आ गए। गोलू को ड्रेसिंग टेबल पर लिटा दिया। डॉक्टर को घर जाकर बुलाया। डॉक्टर ने कहा पैर की खाल में टाँके लगाकर सिलना पड़ेगा। घर खबर करके इनके पिताजी को बुलाओ। गोलू बहुत डरा हुआ था। टेबल पर लेटे लेटे दर्द से ध्यान हटाने के लिए मन में रामायण की चौपाइयाँ गुनगुनाने लगा। डॉक्टर पैर में टाँके लगा रहा था। गोलू चौपाई गुनगुना रहा था। गोलू को दर्द से ज़्यादा पिताजी के आने का डर सता रहा था। क्या कहेंगे? डॉक्टर भी गोलू के असहनीय दर्द को सहने की हिम्मत देखकर मुस्कुराने लगा। पिताजी के आते ही गोलू उनके सामने रोने लगा, जो अभी तक चुप था। गोलू के पैर में 18 टाँके आए। गोलू के साहस से डॉक्टर बहुत प्रभावित हुआ। एक माह गोलू बेड रेस्ट पर रहे। गोलू के जीवन की घटना उसको यादगार बन गई। एक और गोलू की घटना, गोलू का अमरण अनशन। गोलू अपने पिता राधे के साथ गांव से शहर घूमते घूमते 10वीं क्लास उसके बाद साइंस विषय से इंटर अध्ययन करके रामपुर रजा इंटर कॉलेज से उत्तीर्ण कर चुका था। गोलू डॉक्टर बनना चाहता था। सब कुछ अपने मन का संभव नहीं था। विधाता परिस्थितियों के अनुकूल जीवन की राह चुनता है। गोलू के साथ भी ऐसा ही हुआ। गोलू और 3 भाई एक बहन, सभी की पढ़ाई स्थायी ढंग से सुचारू रहे। परिवार को स्थायी रूप से बरेली शहर को चुना। गोलू की उच्च शिक्षा बरेली कॉलेज बरेली में दाखिला करा दिया। स्वयं कोऑपरेटिव विभाग में प्रोन्नत होकर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर पद पर काशीपुर नैनीताल शिफ्ट हो गए। गोलू अब ग्रेजुएशन करके बीटेक डिग्री लेना चाहता था। उसी बीच काशीपुर में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने विकास के नाम पर काशीपुर पॉलिटेक्निक संस्था का उद्घाटन किया। कई नेताओं का गोलू के पिताजी से संपर्क हुआ। संस्था की चर्चा में बताया गया कि एक नया 4 वर्षीय कोर्स केमिकल इंजीनियरिंग के साथ एग्रीकल्चर डिप्लोमा, ऑटोमोबाइल डिप्लोमा का संचालन हो रहा है। केमिकल डिप्लोमा की केवल 10 सीट हैं, जिसमें विशेष अंकों के आधार पर वरीयता दी जाएगी। गोलू की मैथ में विशेष योग्यता प्राप्त थी। गोलू के पिताजी ने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा कर दिया। सोचा मेरे साथ क्वार्टर सारे संसाधन हैं, 4 साल का डिप्लोमा कोर्स कर लेगा। संयोग या सौभाग्य कहें, गोलू डॉक्टर बनना चाहता था। 4 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लिया। गोलू अब साथियों के साथ फाइनल वर्ष का तैयारी कर ही रहा था। संस्था में नौकरी के आरक्षण अपग्रेडेशन से संबंधित सरकार से कुछ मांगों पर विचार करके उन्हें पूरा कराने के लिए सभी उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का एक हड़ताल का प्रस्ताव आया। गोलू और ऑटोमोबाइल के छात्र सिन्हा को फाइनल वर्ष का छात्र नेता के रूप में चुन लिया। सिन्हा और गोलू बरेली से थे। बरेली पॉलिटेक्निक काफ़ी पुरानी संस्था थी। सभी पॉलिटेक्निक छात्र नेता बरेली जमा हुए। अगले दिन से ही अमरण अनशन करने का प्रस्ताव पारित हुआ। गोलू अपने मित्र सुरेंद्र सिन्हा के साथ काशीपुर पॉलिटेक्निक अमरण अनशन पर बैठ गए। गोलू को अमरण अनशन का पहला अनुभव था। काशीपुर, बरेली और अन्य पॉलिटेक्निक के सभी छात्र गोलू और सुरेंद्र सिन्हा के नाम से जानने लगे। अमरण अनशन पर बैठे पॉलिटेक्निक छात्र नेता की तीसरे दिन हालत बिगड़ी। जब लोकल न्यूज़पेपर में फैल गया, प्रशासन हरकत में आ गया। छात्र आंदोलन तेज करने के लिए उग्र होने लगे। बरेली राजकीय पॉलिटेक्निक गेट पर अमरण अनशन पर बैठे नेताओं के पास छात्रों का जमावाड़ा होने लगा। देखते ही देखते हाईवे रोड जाम कर दिया। ट्रैफिक ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। पुलिस आ गई। डॉक्टर, पत्रकार सभी हाल चाल जानने के लिए प्रयास करने लगे। गोलू के साथ अमरण अनशन पर बैठे मित्रों की जयकारे नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने माहौल बहुत गर्म कर दिया। गोलू व सभी अमरण अनशन पर बैठे 5 साथियों के गले फूलों की माला से लाद दिए गए। पुलिस प्रशासन अमरण अनशन की शीघ्र तोड़ने का दबाव बनाने लगा। एक नेता शेखर, जिसकी हालत नाजुक थी, डॉक्टरों ने परीक्षण करके पत्रकारों को बताया यदि अन्न पानी ग्रहण नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। गुस्साए कुछ उग्र नेताओं ने ट्रैफिक ट्रकों में तोड़फाड़ शुरू कर दी। ट्रक ड्राइवर रोड पर ट्रक को जाम हालत में जान बचाकर खेतों में दूर भाग गए। कुछ ट्रक ड्राइवर मारपीट पर उतारू हो गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने माइक लाउड स्पीकर की व्यवस्था कर रखी थी। कुछ उग्र छात्र हॉस्टल से लाठी डंडे अन्य सामान लेकर हाईवे पर आ गए। बरेली पुलिस एसपी की गाड़ी पुलिस बल के साथ व्यवस्था का सामान करने में आ गई। मंत्री लखनऊ खबर पहुंच गई। कुछ छात्रों नेताओं को लखनऊ आकर शीघ्र बात करने का निमंत्रण दिया। सभी आमरणकारी अनशन नेताओं को दबाव बनाते हुए जिला अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में विशेष डॉक्टरों की देखरेख में ले जाया गया।
छात्र नेता लखनऊ पहुंच गए। बातचीत के कई दौर में तय हुआ कि 8 मांग में 5 मांग पूरी तरह मान ली जाती हैं। अमन अनशन तोड़ने का आग्रह किया जाता है। बाकी 3 मांगों पर अनशन तोड़ने के बाद शीघ्र ही सहानुभूति के साथ विचार किया जाएगा। गोलू भी चाहता था अमन अनशन समाप्त करके बातचीत जारी रखी जाए। बहुत विचार विमर्श और प्रशासन डॉक्टरों के दबाव में कोई अनहोनी घटना ना हो, उससे पहले अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तयशुदा 2 घंटों के अंदर विधायक के साथ डॉक्टर पत्रकारों की उपस्थिति में संतरे के जूस से अमन अनशन समाप्त होगा। कुछ छात्र बैंड बाजा लेकर आए, फूल मालाएं आ गई। समय अनुसार विधायक जी गाड़ी से दल बल के साथ आए। संतरे का जूस पिलाकर एक एक नेता को अमन अनशन का समाप्त कराया गया। गोलू अन्य साथी खुली गाड़ी में बैठकर जिला अस्पताल से राजकीय पॉलिटेक्निक की और बाजे गाजे के बैंड के साथ नारेबाजी फूल मालाओं की वर्षा करते हुए विजय से नाचते गाते आ गए। सभी के परिवार वाले भी अमन अनशन समाप्त होने पर उत्साहित थे। गोलू का बड़ा भाई भी गोलू को गले लगाकर खुश था। गोलू आज भी बीती घटनाओं को याद कर लेता है। एक अन्य घटना, गोलू का नौकरी का पहला अनुभव। गोलू 4 वर्षीय केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेकर बरेली आ गया। गोलू को शीघ्र से शीघ्र नौकरी की तलाश थी। पता चला बरेली रामपुर शहर के बीच धमुरा देहात क्षेत्र में शिवा पेपर मिल का निर्माण चल रहा है। बहुत जल्दी मिल चलने वाली है, निर्माण चल रहा है। अगले दिन ही बरेली शहर के पास नौकरी पाने की आकर्षण गोलू को धमुरा खींच लाया। जानकारी हुई केमिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू चल रहे हैं। गोलू ने भी अपनी नौकरी की एप्लीकेशन लगा दी। गोलू को डिप्लोमा जानकर कोई उम्मीद नहीं थी। नौकरी के लिए काफ़ी लोगों की प्रोसेस प्लांट में शीघ्र आवश्यकता थी। गोलू को लैब केमिस्ट पर काम मिल गया। हॉस्टल में रहना, कोऑपरेटिव मेस में खाना नाश्ता सब कुछ फ्री। सैलरी के नाम पर 350 रुपये प्रति माह। सन 1980 की घटना है। गोलू को अपना कोई खर्च नहीं था, अनुभव भी लेना था। नौकरी ज्वाइन कर ली। कोऑपरेटिव मेस में सभी छोटे बड़े टेक्निकल अफसर एक साथ खाना खाते थे। गोलू की ज्वाइनिंग नई थी। कुछ नए दोस्तों के साथ खाना खाते मस्ती आनंद से नौकरी चल रही थी। मेस में देखा पुराने कुछ लोग अपना कुछ स्पेशल खाना अलग टेबल पर चुपचाप खा रहे हैं। गोलू की अपने साथियों से चर्चा हुई। कंपनी का कोऑपरेटिव मेस में कुछ लोग स्पेशल खाना अलग बनवा के कैसे खा सकते हैं, सीनियर हैं तो क्या हुआ। पॉलिटेक्निक संस्था का सीनियर जूनियर का भूत अभी दिमाग पर बैठा ही था। गोलू का एक मेस 2 तरह का खाना, वह भी कंपनी की ओर से, तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। गोलू ने अपने नए साथियों के साथ इस अन्याय पर विद्रोह करने की योजना बना ली। अगले दिन ही मेस में समय पर साथ टेबल पर खाने का इंतजार करने लगे, लेकिन नज़र और सभी टेबल पर थी। कहाँ क्या सर्व हो रहा है। सीनियर ग्रुप भी आ गया। टेबल पर देखा कुछ तो स्पेशल सर्विस में दिया जा रहा है, फिर क्या था। किचन में से गोलू अपने साथियों को के साथ किचन कुक का कॉलर पकड़कर घसीटते हुए उसी टेबल पर ले आया जहां उसने स्पेशल सब्जी का डोंगा रखा था। डांटते हुए पूछा, ये क्या है, कंपनी का कोऑपरेटिव मैच है या किसी अपने घर का फंक्शन? नहीं, जो कुछ मन में आए करो। खाना सभी को मैच में एक ही सर्व होगा, अलग नहीं। इतना कहते ही स्पेशल डोंगा टेबल से दूर फेंक दिया। बात बढ़ गई। कुक हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोला, मेरे से एक सीनियर की ओर इशारा करके बोला, जैसा कहा मैंने किया, आगे से नहीं करूँगा। सीनियर ग्रुप के लोग घूर कर बड़बड़ाने लगे। मैच के बाद में शिकायत जनरल मैनेजर के पास पहुंची। सभी को ऑफिस में बुलाया। बात जायज़ थी। स्पेशल सब्जी अलग से न बनवाने की हिदायत दे दी। मैच इंचार्ज गोलू को बनाने का प्रस्ताव आया। गोलू ने 6 माह अच्छी तरह मैच को बिना भेदभाव के अच्छी तरह चलाया। गोलू को नौकरी का नया ऑफर जम्मू कश्मीर बड़ी ब्राह्मणा पाइन केमिकल से आया। गोलू 650 रुपये प्रति माह क्वार्टर खाना फ्री। शिफ्ट इंजीनियर 6 माह ट्रेनिंग उनके कन्फर्म के साथ शिफ्ट इंजीनियर पद के लिए चला गया। गोलू को वहाँ सब कुछ अलग लगा। धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। केवल चिंता घर से अधिक दूर होने की थी। होली पर छुट्टी न मिलने से मन उदास था। सब कुछ बीते यादगार बनकर रह जाती थी। एक दिन गोलू शिफ्ट इंजीनियर पद पर प्लांट का राउंड ले रहा था। पाइन केमिकल प्लांट का कार्य संभालने 2 माह बीत चुका था। प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर लगाटे महाराष्ट्रियन जो कभी प्लांट दौरे पर आते थे, अचानक सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो जर्मन की थी धड़धड़ाकर जाम हो गई। उसका काम पाइन ट्री के लीसा जो प्रोसेस का कच्चा माल को फाइनल सफाई करना था। प्रोडक्शन मैनेजर देखकर रुके। उन्होंने देखा मशीन के ऑयल कप में ऑयलिंग तेल नहीं है। ऑपरेटर से हल्की जानकारी ली। गोलू को बुरी फटकारना चालू कर दिया। गोलू का पहला अनुभव ही था। त्याग पत्र देकर बरेली आ गया। गोलू की एक अन्य घटना, दोस्तों का विश्वासघात। गोलू का काशीपुर संस्था में फाइनल वर्ष चल रहा था। 6 माह के लिए छात्र को केमिकल फैक्ट्री में अप्रेंटिस ट्रेनिंग पर जाना था। अगले 6 माह लैब प्रैक्टिकल थ्योरी करना था। काशीपुर संस्था नया था, इसलिए लैब की व्यवस्था अधूरी थी। छात्रों को काशीपुर के पास मुरादाबाद शहर के राजकीय पॉलिटेक्निक हॉस्टल में रहकर लैब प्रैक्टिकल की व्यवस्था की गई। सभी छात्र 2 माह हॉस्टल में रहकर प्रैक्टिकल के साथ मस्ती भी कर रहे थे। गोलू अपने प्रैक्टिकल के लिए सीरियस था। कुछ मित्रों को एक साथ शाम को पिक्चर जाना था। हॉस्टल में रहकर मौज मस्ती में सबके बजट से खर्चे अपर थे।
गोलू ने अपने मित्रों के आग्रह पर रुपए उधार दे दिए। अगले माह प्रैक्टिकल डेट आ गई। एग्जामिनर के बाहर से आना था। उसके रहने खाने की अच्छी व्यवस्था थी। छात्रों को बेहतर अंक मिले। एग्जामिनर के स्पेशल खातिर के लिए 500 रुपये हर छात्र से जमा किया जा रहा था। गोलू ने अपने कई मित्रों को इस आशय से उधार मार दिया था कि समय पर दोस्त से वापस भी मिल जाएगा, लेकिन गोलू का अनुभव बहुत कड़वा था। मस्तीखोर दोस्तों ने वापस देने के लिए ये कहकर साफ बहाना बनाते हुए मना कर दिया कि अभी खर्चा इतना अधिक हो गया है, वापस देना संभव नहीं है। सभी दोस्तों ने बहाने करते हुए साफ हाथ खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, 500 रुपये अपने अपने नाम से प्रैक्टिकल के नाम पर जमा कर दिए। गोलू अकेला बचा जो अपने 500 रुपये जमा करके दोस्तों से बहुत नाराज़ था। गोलू को बहुत खुदगर्ज, दोस्तों को बहुत दुख था। प्रैक्टिकल का दिन था आ गया। गोलू को अपने प्रैक्टिकल नंबर 500 रुपये जमा न होने के कारण कम न आ जाए चिंता सता रही थी। अपने साथ गलत होने पर रोना आ रहा था। कुछ दोस्त गोलू से सहानुभूति भी रखते थे। बात हेड ऑफिस डिपार्टमेंट तक पहुंची। गोलू को फिर डिपार्टमेंट हेड ने बुलाया। गोलू से कहा, बेटा आपको अपने खर्चे के लिए बहुत दोस्तों को फिजूल खर्ची के लिए नहीं देना चाहिए था। चिंता मत करो, तुम्हारे 500 रुपये मैं जमा कर देता हूँ। प्रैक्टिकल अंकों का कोई नुकसान नहीं होगा। गोलू ने राहत की सांस ली। गोलू ने घटना से सबक लिया। आगे उधार देना बंद कर दिया। गोलू के लिए ये जीवन की अप्रत्याशित घटना थी जिसमें गोलू के दोस्तों से विश्वासघात मिला और अपना पैसा ही अपने काम में ना आ सका। हमें भी ऐसी घटनाओं से शिक्षा लेनी चाहिए। गोलू की अन्य घटना। गोलू के प्रैक्टिकल समाप्त हुए। सभी को मुरादाबाद हॉस्टल से वापस काशीपुर आना था। मुरादाबाद हॉस्टल पॉलिटेक्निक संस्था मुरादाबाद शहर से बाहर कुछ किलोमीटर दूर बना था। हॉस्टल से स्टेशन आने के लिए कोई सुचारू ट्रांसपोर्टेशन सुविधा नहीं थी। छात्रों को हॉस्टल गेट पर ही आने जाने वाले ट्रक से लिफ्ट लेना पड़ती थी। ट्रक ड्राइवर के आनाकानी करने पर छात्र अक्सर मारपीट कर देते थे। राजकीय पॉलिटेक्निक हॉस्टल कटघर मुरादाबाद मारपीट के लिए बदनाम था। सभी छात्रों को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन जाना था। गेट पर ट्रक का इंतजार कर रहे ड्राइवर इकट्ठे छात्र देखकर हाथ देने पर भी रुकने को तैयार नहीं थे। सभी ट्रक स्पीड देखकर पास हो जा रहे थे। छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। कुछ देर दबंग छात्र ट्रक के सामने खड़े हो गए। कुछ छात्रों ने ट्रक पर सामने शीशे पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया। एक दो ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट करते हुए ट्रक तोड़फोड़ शुरू कर दी। बात आग की तरह आगे कटघर पुलिस चौकी तक पहुंच गई। गोलू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या हो रहा है, क्या किया जाए, मरता क्या नहीं करता। दोस्तों के साथ ही चुपचाप लगा रहा। छात्र जानते थे पुलिस की गिरफ्त में जल्दी आने वाले हैं। सभी छात्र जल्दी से जल्दी मुरादाबाद शहर से बाहर निकल जाना चाहते थे। एक ट्रक जबरदस्ती रोका। दो छात्र ट्रक ड्राइवर की सीट पर बैठे। बाकी सभी छात्र छिपकर पीछे चढ़ गए। ट्रक का डाला लगाकर छिपकर लेट गए। ड्राइवर के पास बैठे छात्र दबंग थे। ड्राइवर से बोले, आगे पुलिस चौकी है। पुलिस के हाथ देने पर भी बावजूद ट्रक को नहीं रोकना है। ड्राइवर को धमकाने पर वह डर गया था। आगे पुलिस चौकी पर देखा, दो ट्रक टूटी हालत में खड़े हैं। शरारती छात्रों की विधिवत शिकायत हो चुकी है। कुछ पुलिस वाले रोड पर खड़े हैं। हम सभी की हालत भी डरी हुई थी। बस किसी तरह पुलिस से बचना चाहते थे। गोलू समेत सारे छात्र ट्रक और पीछे छिप गए थे। ट्रक ड्राइवर को पल पल धमका रहे थे। ट्रक रोकना नहीं है। किसी तरह पुलिस चौकी से ट्रक आगे निकल आया। कुछ किलोमीटर आगे आकर ट्रक को रोककर सभी छात्र उतर गए। गोलू भी अपने मित्रों के साथ कच्चे रास्ते से छिपते हुए कटघर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गया। काशीपुर ट्रेन का समय हो रहा था। सभी छात्र अपने रास्ते से सफ़र करते हुए पैदल कटघर रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन आ चुकी थी। टिकट लेने का समय नहीं था। सभी बिना टिकट ट्रेन पर सवार हो गए। अंधेरा होते गोलू अपने मित्रों के साथ काशीपुर रेलवे स्टेशन उतर गया। वहाँ रेलवे स्टेशन पर बाहर जाने के रास्ते के पहले से ही जानते थे। इस प्रकार किसी तरह फाइनल वर्ष प्रैक्टिकल यात्रा पूरी हुई। गोलू शायद ही ऐसी यात्रा को भूल पाए, शायद नहीं। हमें शरारती दोस्तों से बहुत सावधान रहना चाहिए। गोलू की घटना, चटपट शादी और वार्ता। गोलू जम्मू कश्मीर बड़ी ब्राह्मणा पाइन केमिकल लिमिटेड से शिफ्ट इंजीनियर पद से इम्तहा इस्तीफा देकर बरेली के पास धमोरा सेवा पेपर मिल में पुनः 700 रुपये प्रति माह पर ज्वाइन कर लिया। गोलू पुराने एम्प्लॉइज थे। घर के नज़दीक आराम से कार चल रहा था। गोलू फैक्ट्री के माहौल से धीरे धीरे परिपक्व हो रहे थे। गोलू की समझ आ रही थी कि मिल चेंज करने पर ही सैलरी बढ़ेगी। घर के निकट का लालच छोड़ना पड़ेगा। बरेली गोलू की शादी का विचार आया। बरेली से 60 किलोमीटर दूर बदायूं शहर से रिश्ता आया। गोलू धमोरा में इंजीनियर पद पर कार्यरत है। केमिकल इंजीनियर डिप्लोमा कर चुका है। फैक्ट्री गेट से आकर भी कंफर्म कर लिया। सेवा पेपर मिल काफ़ी बड़ी है और उस क्षेत्र में अच्छा नाम था। बचा खुचा गार्ड दोस्तों से जानकारी लेने पर पता लगा लड़का ठीक है, भविष्य भी अच्छा है। अंततः गोलू की बदायूं से शादी तय कर दी गई। बरेली परिवार के सभी लोगों ने लड़की और लड़की के परिवार को देखभाल लिया। परिवार से दूर की रिश्तेदारी भी थी। लड़की भी पोस्ट ग्रेजुएट थी। गोलू को भी लड़की दिखाने की जरूरत नहीं समझी। शादी की सारी रस्में पूरी कर दी। गोलू को अच्छी नौकरी की तलाश थी। रायबरेली शहर में श्री भवानी पेपर मिल 2 वर्ष पहले ही लगी थी। गोलू ने कार के लिए एप्लीकेशन लगा दी। केमिकल इंजीनियरिंग की प्रोसेस प्लांट के लिए शीघ्र आवश्यकता थी। गोलू का शिफ्ट इंजीनियर पद पर
1500 रुपये प्रति माह के लिए ऑफर मिल गया। फैक्ट्री के पास कॉलोनी में अच्छे फैमिली क्वार्टर भी थे। गोलू फैमिली के साथ खुशी खुशी बरेली से रायबरेली शिफ्ट हो गया। कॉलोनी की सभी फैमिली एक परिवार की तरह रह रही थी। माहौल अच्छा लगा। गोलू को माह में छुट्टी लेकर गोलू का बरेली घर आना होता था। जाड़े के दिन जनवरी माह की बात होगी। गोलू का बरेली जाना था। ट्रेन 2 घंटे लेट थी। बरेली ट्रेन पहुंचने का समय 10:30 बजे रात को पहुंचना था। रात्रि 12:30 रिक्शे से भारी भरकम ब्रीफ केस के साथ इत्मीनान से घर की ओर गोलू का रिक्शा बढ़ा जा रहा था। गोलू का घर स्टेशन से 10-15 मिनट का रास्ता अंधेरे और एकांत से गुजरता था। गोलू सोच ही रहा था, आज कुछ देर रात हो गई है। अचानक अंधेरा पाकर 2 लड़के रोड की ओर खंडर से निकलते हुए तेजी से रिक्शा चालक के सामने आ गए। गोलू कुछ समझ पाता उससे तीसरा लड़का रिक्शे के पीछे आ गया। लड़के सभी जवान थे। आगे दोनों लड़कों ने इशारा करते हुए कहा, चमन तू पीछे जा। इतना सुनते ही चमन ने चाकू खोल लिया और गोलू की पीठ पर लगाकर बोला, नीचे उतर जा। रिक्शा किनारे लगाकर ब्रीफ के सही सड़क से नीचे खंडर की ओर चलने का इशारा किया। गोलू समझ रहा था अंधेरा एकांत है, हाथ में चाकू और तमंचा है, कुछ भी हो सकता है। बिना विरोध किए सड़क के नीचे अंधेरे में आ गया। गोलू ने चेहरे पहचानने की कोशिश जारी रखी। संयम समय की नज़ाकत देखकर उनके मांगने पर घड़ी, पर्स और खुले रुपए दे दिए। ब्रीफ केस की चाबी मांग ही रहे थे। रोड पर जीप आती हुई दिखाई दी। जीप की लाइट देखकर तीनों खाली बड़े से ग्राउंड की ओर भागे। वह इंटर कॉलेज का ग्राउंड था और ग्राउंड को पार करके घनी बस्ती थी। मौका पाकर गोलू दौड़कर रोड पर आ गया। शायद किसी से कोई सहायता मिल सके। मुझे देखकर जीप रुकी। वह जीप कोई और नहीं, नज़दीक पुलिस चौकी से गश्त पर निकली जीप थी। जीप में कूदकर नया पुलिस इंस्पेक्टर निकला। जवान और फुर्तीला था। गोलू की जान में जान आई। 5 मिनट पहले ही अपनी घटना को बताया। ये भी बताया 3 लड़कों में एक नाम चमन है, जो लड़के ने धीरे इशारा करने पर लिया था। पहले तो इंस्पेक्टर ने स्कूल से ग्राउंड में क्लासरूम के चारों ओर देखा, फिर एक फायर निकालते हुए बोला, तुम पहचान लोगे? गोलू ने हाँ में जवाब दिया। इंस्पेक्टर शायद चमन नाम के अपराधी से परिचित था। बोला, चलो रात्रि का 1 बजे का समय होगा। पुलिस चौकी से 4 सिपाहियों लिया, गोलू के साथ लिया और घनी बस्ती गलियों से चमन के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुलते ही इंस्पेक्टर से चमन की गर्दन जोर से हाथ मारकर पकड़ते हुए बोला, इतनी रात अभी जाग रहा है, क्या कर रहा है? चमन शर्ट उतार चुका था, केवल बनियान और चड्डी में था। गोलू से पूछा, इसे पहचानते हो? गोलू उसकी कद काठी से समझ गया, यही चमन है। चमन रोक दिखाते हुए बोला, मैं तो सो रहा था। इंस्पेक्टर इतना सुनते ही 2-3 थप्पड़ और जड़ दिए। बादल तानते हुए बोला, सच बोल, गोली मार दूंगा। गोलू ने पक्का करते हुए बताया, हाँ यही था। फिर क्या? सिपाहियों ने घर की तलाशी लेना शुरू कर दी और गोलू का पर्स मिल गया, जिसमें 2200 रुपये पड़े थे। अब बिल्कुल पक्का हो गया इसी के साथी थे। चमन को पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठाया। चमन के बताने के अनुसार दूसरे साथी नन्हे के घर पहुंच गए। दरवाज़ा खोलते ही नन्हे को दबोच लिया। चारपाई पर तकिए के नीचे घड़ी बरामद हो गई। अब इंस्पेक्टर को उसके तमंचे की तलाश थी। फिर तीसरे साथी ने अपने घर के पीछे दीवार से फेंक दिया, वह भी मिल गया। सुबह 4 बजे होते होते तीनों पकड़ लिए, थाने में ले आए और गोलू को घर भेजते हुए बोले, सुबह 8 बजे बयान रिपोर्ट के लिए चौकी पर आ जाना। गोलू ने घर जाकर सारी घटना बताई। गोलू के साथ परिवार की जानकारी में ये एक अजीबोगरीब घटना थी। वर्ष भर इस घटना के आरोपितों को सजा दिलाने में पुलिस को लगा। ये एक उस क्षेत्र का पुलिस केस था। गोलू की जेल में ही तीनों आरोपितों को शिनाख्त के लिए 2 बार कांस्टेबल की सरकारी खर्चे पर रायबरेली से बरेली बुलाया गया। गोलू के लिए घटना एक यादगार थी। जेल में आरोपितों की शनाख्त करना, पहचानना, सजा दिलाने के लिए आरोप सिद्ध करना गोलू को पहला और अंतिम अनुभव था। जेल के अंदर ग्राउंड में नए पुराने सभी अपराधियों के चेहरे पर काले पीले निशान लगाकर एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। गोलू को जेल के अंदर बुलाकर अपने ही सही अपराधी को पहचान कर चुपचाप उसकी ओर इशारा करने के लिए कहा गया। गोलू इतने अपराधियों को देखकर कुछ डर महसूस कर रहा था। कुछ शरारती अपराधी पुलिस और अधिकारियों की उपस्थिति में भी गोलू को आंखों से घूर कर घुड़की दे रहे थे। गोलू ने सही सही पहचान की और सजा दिलाई। गोलू की यादें आज भी ताज़ा हो जाती हैं। गोलू के परिवार की शिक्षा स्तर। गोलू का परिवार कॉलोनी के पास में पेपर मिल शिफ्ट ड्यूटी में बढ़िया समय बिताने लगा। अनेक राज्यों, बंगाल, तमिलनाडु, मद्रास, यूपी के सभी परिवार नए थे। गोलू को सभी परिवारों का सहयोग था। वर्ष भर बाद गोलू के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी 7 माह में जन्मी। उसकी देखभाल की कुछ चिंता हुई, लेकिन सभी परिवार के सहयोग से सब कुछ ठीक रहा। माँ को प्रारंभिक देखभाल के लिए सभी की सलाह से बुला लिया था। समय बीतता गया। गोलू नहीं चाहता था जिस तरह 3 वर्ष में ट्रांसफ़र गए, नए स्कूल, नई जगह, सब कुछ नया। पढ़ाई की बाधा थी, जिसके कारण गोलू को पढ़ाई में बीटेक डिग्री, डॉक्टर के शौक पूरे न होने पर केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा से ही संतोष करना पड़ा। गोलू को बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता स्वीकार नहीं था। गोलू ने रायबरेली लंबे समय तक रहने का निश्चय किया। मेहनत परिश्रम से प्रमोशन डिप्टी मैनेजर पद पर पहुंचे और 25 वर्ष का लंबा समय वहीं बिताया। गोलू के कुछ वर्षों बाद बेटे का जन्म हुआ। दोनों बच्चे अच्छे, व्यवस्थित,
पारिवारिक माहौल में बड़े हुए गोलू के अनेक मित्रों ने मिल चेंज करने की सलाह दी, लेकिन नई जगह नई व्यवस्था में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। गोलू का पत्नी से बहुत सहयोग मिला। वह एक अच्छी कुशल गृहिणी के साथ संतोषी कुशल शिक्षिका भी थी। शिक्षिका पद पर कार्य करते हुए दोनों बच्चों के विद्यार्थी जीवन में मार्गदर्शन मिला। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा भी सुचारू रहे। रायबरेली रहकर बेटी ने ग्रेजुएशन साइंस, बेटा ने 8वीं क्लास उत्तीर्ण किया। बेटी को MSc माइक्रोबायोलॉजी के लिए ग्वालियर बिरला इंस्टीट्यूट में दाखिला दिला दिया। बेटे को भी 9वीं क्लास से 12वीं क्लास साइंस की शिक्षा मिले नैनीताल बोर्डिंग विद्यालय में भेज दिया। ये मिल की निश्चित नौकरी से ही संभव हो सका। बचपन में ट्रांसफ़र की व्यवस्था को भली भांति समझ चुका था, आगे ये गलती नहीं करना चाहता था। दोनों बच्चे हॉस्टल पढ़ाई से संतुष्ट थे। बेटे को 12वीं क्लास के बाद BTech इलेक्ट्रॉनिक डिग्री कोर्स में एडमिशन मिल गया। गोलू का मिशन बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना जो पूरा हुआ। श्रीमती गोलू के लिए वरदान थी। वह हमेशा वर्तमान से संतुष्ट रहीं, कुशल गृहिणी, शिक्षिका और गोलू के लिए बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई। गोलू आज भी ईश्वर को धन्यवाद करते हुए पत्नी के अथक प्रयास कर रही है। चलिए शेष गोलू का सफरनामा बदलता भारत भाग 2 में। धन्यवाद।